भाई लोग, इंटरनेट वाली जनता, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। हमारे साथ आज हैं ध्रुव जी, कनव, शिवांग और निखिल। आज अपन बात करेंगे वीरू शास्त्र बुद्धे के बारे में। AKA वायरस। हाँ, AKA वायरस। तो वायरस काफी ज्यादा फाड़ चीज है वैसे, ऐसे देखे तो वो बस इंफॉर्मेशन है जो मैटर को उल्टा पुल्टा कर सकती है, लिविंग मैटर को। काफ़ी फाड़ चीज़ है, 3.5 बिलियन सालों से हमारे साथ है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहती है, कॉन्स्टेंटली चेंज करती रहती है, अपने आप को मोर्फ करती रहती है। और एक ऐसा ही फिर एक मैनिफेस्टेशन इस वायरस नाम की चीज़ का हुआ था, SARS-CoV-2 वायरस नाम करके एक एवोल्यूशन हुआ था इसका। और उसने फिर लिविंग मैटर क्या, उसने दुनिया हिला दी। इकोनॉमी की ले ली, लोगों की तो ले ही ली, वो तो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि ये आया कहाँ से, ओरिजिन स्टोरी क्या है इस सुपर हीरो की। तो कह रहे कि वो दुनिया हिला दी। सुपर हीरो या सुपर विलेन? विलन बेटर रहेगा वैसे। हाँ, विलन ही ले लो वैसे, आप देखना चाहो तो विलन बेटर शब्द है। तो मैंने जी का वो कट करवा दिया क्रिकेट की बात के लिए। ये कोई बात ना, अभी है टाइम उसके पास, वो कर देगा प्लग। दुनिया हिला देंगे हम, अब दुनिया बट इस कॉन्वर्सेशन में तो यहीं पे क्रिकेट फिट कर पाता। इसके बाद चल, अब सरदार तेरी चैलेंज भी। हाँ, और वो थोड़ा जेन्युइन सा, नेचुरल सा फील होना चाहिए। कुछ तेरे ना ऐसे फोर्स फील हो रहे हैं, उसमें मजा नहीं आ रहा जी। ठीक है, कुछ तो अर्थ के लिए तो मेरे हिसाब से ये सुपर हीरो ही था ना, बिकॉज एनवायरमेंटली तो काफी बेनिफिट्स हुए हैं कोविड-19 के। जैसे प्लीज एक्सपैंड, इलैबोरेट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स came down, the temperature came down because of decrease in the number of जो global ये तू थानोस वाले ग्रुप का बंदा है क्या? नहीं, बट जैसे एयर ट्रैवल एंड जो कार्स एंड ऑल से एमिशंस थे वो भी तो काफी इफेक्ट हुए थे, which did in turn affect also like एक चीज बता देते, हम मजाक कर रहे हैं बट like we understand it was a very serious thing that happened to a lot of serious families, तो मतलब प्लीज टेक इट इन। ऐसा है इतना हंस के सीरियस होके बोल। नहीं भाई, मेरे को लगता है ये लाइक क्योंकि एक्चुअल पीपल हैव गॉन, तो मतलब थोड़ा सीरियसनेस समझने के लिए निखिल की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हुए थे उसके आ गए। हां, और फिर निखिल तो ट्रांजिशन कैसे किया निखिल ने, वो भी चलो। तो अभी हम क्या SARS-CoV के बारे में, SARS-CoV-2 के बारे में बातें कर रहे थे। निखिला बन गया निखिल, एंड आई लाइक निखिल आज। ये ट्रांजिशन हो गया। हां, ये अच्छा ट्रांजिशन था। ये तो सिर्फ बेटर ट्रांजिशन था। SARS-CoV-2 चीज करके आई थी, ये आई कहां से थी? इसकी ओरिजिन स्टोरी पे बात कर रहे थे जिससे लाइक अपन डिविएट हो गए, टेंजेंट पे चले गए। तो दो प्लॉजिबल थ्योरीज हैं। एक तो है नेचुरल ओरिजिन कि बेसिकली क्योंकि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है वायरस। तो क्यों हंस रहा है सिर्फ, तेरे को क्या हो गया? वो चमगादड़ बना के उड़ा रहा था। अच्छा यार, बॉलीवुड में किसी ने सही कहा था, कोई ना जाने कित्थों आया है तू, सब दे दिलों में होगी कुक्कुड़ू। और बॉलीवुड के बारे में और जानना हो तो क्या करें? यहाँ हमारा बॉलीवुड वाले अबे तो डायरेक्शन गलत देता है। उसको देखे सरदार, तू उधर क्यों डायरेक्शन देता? अरे यार। हाँ, तो ये जैसे हमारा जी करता रहता है कुछ हरकतें, वैसे ही वायरसेस भी करते रहते हैं। और उन हरकतों में हिट एंड ट्रायल से वो इवॉल्व होते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली नए कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करते रहते हैं। तो SARS-CoV-2 कोई आर्बिट्री नंबर ले लो, 20 साल और व्हाटएवर, इतने टाइम से बैट्स में था, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था बैट्स में, हॉर्सशू बैट्स में। और फिर ये किसी इंटरमीडिएट स्पीसीज में जंप किया और फिर इवेंचुअली वहां से और इवॉल्व होके ह्यूमंस में जंप किया। तो सकू, व्हेन यू से SARS-CoV-2 एग्जिस्ट करता था, एग्जैक्टली SARS-CoV-2 एग्जिस्ट करता था या SARS एग्जिस्ट करता था एंड COVID-2 इज अपना जो कोविड वेरिएंट हमने आइडेंटिफाई? नहीं, तो SARS-CoV-2 is not one thing, it is constantly evolving. तो if they have certain degree of similarity, we will still call it SARS-CoV-2, क्योंकि छोटे छोटे म्यूटेशंस होते रहते हैं जो कि वैसे विजिबली बहुत छोटे होते हैं लेकिन इफेक्ट में बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं चीज़ को। एंड हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो लाइक मैनकाइंड में ऐसी बहुत सारी डिजीजेज है टर्मिनल जो स्पीशीज जंप की वजह से आई है। जैसे एड्स ही ले लो, लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीजेस बिकॉज ऑफ अ स्पीशीज जंप।
it is coming. तो मतलब this is not nothing that is unheard of. ये HIV कहाँ से आया मेरे को नहीं पता. HIV bro, somebody fucked a monkey and उसको HIV आ गया. चिंपांजी से कहते हैं. हाँ. दिक्कत सारी तो monkey species. इंसान भी रुका नहीं, वो आगे और इंसानों के साथ भी चला ही गया. So like Saksham, when we say कि वायरस जंप करते हैं स्पीशीज बैरियर, तो ऐसा है कि सारे वायरस जंप करते हैं कि कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ नहीं, सारे वायरस म्यूटेट करते हैं और क्योंकि वो म्यूटेट करते हैं तो कुछ म्यूटेशंस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसे भी हो जाते हैं जो उनको एनेबल कर देते हैं दूसरे स्पीशीज में जाने को. रेस्पिरेटरी उसके हिसाब से तो पहले एक एक मर्स था मिडिल ईस्ट, सार्स 1 था और मर्स था. हाँ, तो हैविंग सेड दैट मैं बता दूं कि मैं वायरसेस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं काफी नालायक बुद्धू सा आदमी. हाँ, तू तो है. हम एंथनी फाउची के शिष्य बिल्कुल नहीं है. हाँ, तो SARS-CoV-2 बेसिकली बैट से, हॉर्सशू बैट से किसी इंटरमीडिएट स्पीशीज और फिर ह्यूमंस में आ गया. ये नेचुरल ओरिजिन थ्योरी बोलती है, बट इसमें कुछ इश्यूज हैं. वो इश्यूज ये हैं कि जब स्पीशीज में जंप करता है वायरस, तो हम उसके जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं कि इस जो ह्यूमन में फॉर्म मैनिफेस्ट हुई उससे पहले ये फॉर्म थी इस स्पीशीज में, और ये ऐसे ऐसे उसकी एवोल्यूशन हम ट्रैक कर सकते हैं. वो ऐसे नहीं होता कि रेडी टू इन्फेक्ट ह्यूमंस, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द जंप कि वो ह्यूमंस में फोड़ने को तैयार ही हो, जो कि इस पर्टिकुलर SARS-CoV-2 वायरस के साथ नहीं था ऐसा केस. तो इसकी वजह से अब कुछ फिर डाउट्स आए नेचुरल ओरिजिन थ्योरी में, जो फिर भी प्लॉजिबल है, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते इसको. तो वो डाउट्स ने एक और वैक्यूम क्रिएट किया जिसमें एक लैब लीक थ्योरी करके आइटम घुसा जा सकता था, जो कहता है कि ये एक लैब से लीक हुआ. उसके कुछ रीजंस ऐसे हैं. पहला रीजन तो काफ़ी लॉजिकल, कॉमन सेंसिकल, जियोग्राफिकल रीजन है कि जहाँ पे वुहान नाम की जगह पे कोरोना वायरस मिलता है, वहीं पे वुहान लैब फॉर कोरोना वायरस रिसर्च है, तो यहाँ पे थोड़ा इशू हो जाता है. दूसरा जो उसका रीजन है, जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर SARS-CoV-2 वायरस वाज ऐसा कि रेडी टू जंप इन ह्यूमंस था, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट. इसका पिछला कोई हमें एवोल्यूशन मिला ही नहीं है, तो ये फ्रॉम द स्टार्ट ह्यूमंस में ट्रांसमिसिबल था. जबकि जो पिछला वायरस था SARS, उसको हम ट्रेस कर पाए हैं. SARS 1 था, उसको हम ट्रेस कर पाए हैं. मर्स को भी हम ट्रेस कर पाए हैं. तो जो लैब थी जो वुहान में, वहाँ पे इस वायरस को जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस में टेस्ट कर रहे थे, जिस माइस को जान करके ह्यूमनाइज सा किया गया था इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल क्रिएचर. नहीं, माइस पे हो रहा था. अच्छा. और उन माइसेस में ACE2 रिसेप्टर नाम के कुछ आइटम डाला गया था जो ह्यूमंस के साथ काफ़ी सिमिलर था. तो ये एक लैब लीक थ्योरी से एक्सप्लेन करना ये फिनोमेना काफ़ी इजी हो जाता है कि ये डायरेक्टली ह्यूमंस में क्यों ट्रांसमिसिबल था, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए डिज़ाइन किया गया था. ह्यूमन लाइक माइसेस में नेचुरल थ्योरी के हिसाब से ये डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तीसरा एक और टेक्निकल रीजन है, इस रीज़न है कि इसमें एक फर्न क्लीवेज नाम की कैरेक्टरिस्टिक थी, जो हमने अब तक तो सबने कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देख लिया है, बॉल्स है जिसपे स्पाइक प्रोटीन्स हैं. तो स्पाइक प्रोटीन्स पे एक कैरेक्टरिस्टिक थी, फर्न क्लीवेज बोलते हैं उसको. उसकी वजह से मैं इंतजार कर रहा था कि कौन सा इनमें से आएगा. क्लीवेज कहाँ होता है? बॉलीवुड में. और बॉलीवुड देखने के लिए क्या करना होगा जी? हमारा यहाँ पे एपिसोड है, उस पे क्लिक करें. तो वो फर्न क्लीवेज जो वायरसेस होते हैं, बार हंस मत जीतू, मुझे भी हंसाता है. तो वो जो वायरसेस होते हैं वो अपनी फैमिली से कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं, वो वही कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं जो उनकी फैमिली में हो. ये फर्न क्लीवेज किसी भी कोरोना वायरस में नहीं मिलता है, बट इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस में था, जिसकी वजह से ये अब एक अपने अंदर एंजाइम होता है, उसके साथ अटैच होके अब सेल्स के अंदर घुस सकता था और फिर उन सेल्स को एज अ वेपन यूज कर सकता था टू अटैक अदर सेल्स. तो उसकी वजह से ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो गया था. ये एक थर्ड रीज़न है. चौथा रीज़न है कि वो जो लैब बनी थी वो काफ़ी लीकी थी. तो जो मर्स और SARS 1 थे वो BSL लेवल 3 में टेस्ट करने जरूरी थे, क्योंकि उन्होंने प्रीवियसली एक एपिडेमिक कोज कर रखी थी. क्योंकि SARS-CoV-2 ने अभी तक कोई एपिडेमिक कोज नहीं कर रखी, तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से
इसको BSL लेवल 2 में भी टेस्ट करा जा सकता था, जो उतने सेफ नहीं होते। और जो वुहान में पर्टिकुलर लैब थी, ये फ्रांस और चाइना के कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ बनी थी, जहाँ पे फ्रांस ने डिज़ाइन और बिल्ड करने की में एड करा था चाइना को, बट वो लैब फ्रेंच स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी थी। और फिर इवेंचुअली उसमें 50 फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट काम करेंगे जो चाइना के वायरोलॉजिस्ट को सुपरवाइज करेंगे। बट जब ये लैब बन रही थी तो फ्रेंच कॉन्ट्रैक्टर्स और जो फ्रेंच मतलब स्टेक होल्डर्स थे वो काफ़ी दुखी थे कि यहाँ पे चाइना वाले लोग अपनी चीज़ें डाले जा रहे हैं इसमें, और उन्होंने कंप्लेन करी थी इस हद तक कि जब वो लैब बन गई थी तो जो उसका लीड इंडस्ट्रियल्स था जो एड कर रहा था पूरे प्रोसेस को, वो मरिया कुछ करके नाम था, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, वो फ्रेंच में था, उसने मनाही कर दिया था कि भाई लाइक उसने साइन ऑफ ही नहीं की थी कि ये लैब सेफ नहीं है रिसर्च करने के लिए कोरोना वायरस पे। और जो 50 फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट को काम करना था वो ऐसा हुआ नहीं, इवेंचुअली एक नहीं काम किया वहाँ पे। और 2018 में फ्रेंच सीक्रेट एजेंसीज ने US सीक्रेट एजेंसीज को कंप्लेन करी थी कि ये जो लैब बना ली है इन्होंने ये सेफ नहीं है और हमें नहीं पता यहाँ पे कौन काम करता है, यहाँ पे चाइना की आर्मी भी काम कर रही है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यूएस कहाँ से स्टेक होल्डर बनी इसमें? यूएस सबका स्टेक होल्डर है, यूएस पापा है ना सबका। तो फ्रेंच सीक्रेट एजेंसीज ने कंप्लेन करा था उनको कि पापा ये अगर आपको देखना है कि यूएस कैसे सबका पापा है तो यहाँ पे हमारा एपिसोड है इस पे, यूएस की अमेरिका की दुनिया। हाँ, तो पापा जी ने बीजिंग एम्बेसी से वुहान में लोग भी भेजे थे। वो लोग काफ़ी नाखुश थे यूँ कह के कि, और उन्होंने फिर घर पे मतलब यूएस में लिखा कि यहाँ पे डेंजरस बैड कोरोना वायरसेस पे काम हो रहा है अनसेफ कंडीशंस में और यहाँ से चीज़ें लीक हो सकती हैं। ये जो लिखा डॉक्यूमेंट ये लीक हो गया था, जोश रोगन करके एक वॉशिंगटन पोस्ट का जर्नलिस्ट है, उसके हाथ लग गया था, तो उसकी वजह से हमें ये पता है। और जो चौथे पॉइंट में तीसरा सब पॉइंट है लीकी लैब का, वो ये है कि जो प्रो पब्लिक का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट करी थी, उनके हाथ में कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लगी थी जो कह रही थी, जो इंडिकेट कर रही थी कि सितंबर 2019 में चाइना के अथॉरिटीज़ ने वुहान लैब को विजिट किया था, कोटिंग सीवियर लीकिंग डिजास्टर करके। तो ये 4 रीजंस थे इसके, ज्योग्राफी और क्या था, लीकी लैब, फर्न क्लीवेज और स्टार्टिंग से फ्रॉम द जंप ये ह्यूमंस में ट्रांसमिसिबल था। ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से लैब लीक थ्योरी थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबल लग रही है। नहीं, इस पे मेरा ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोविड मेरा भी सबसे पहला क्वेश्चन लाइफ में यही था कि अगर ये नेचुरल कॉजेस से जंप आया है तो हम क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस एनिमल स्पीशीज़ में ये वायरस रेडी हुआ कि अब ये ह्यूमन स्विच कर सकता है। क्योंकि मैंने जब मर्स के बारे में पढ़ा था, सार्स 1 के बारे में पढ़ा था, तो सार्स 1 अर्ली 90s में हुआ, 1900s में हुआ था और मर्स अर्ली 2000s में था। तो आज से 20-25 साल पहले और 50-50 60-60 साल पहले अगर हमारे पास टेक एग्जिस्ट करती थी कि हम बहुत स्पेसिफिकली कंक्लूड कर पा रहे थे कि किस स्पीशीज से आया, तो इस बार ऐसा क्या हो गया जब हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस एट दिस पॉइंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो मैंने उसमें उस टाइम पे जितना पढ़ा था ना, तो उसमें यही था कि अगर नेचुरल कॉजेस की तरफ जाओ तो कुछ ऐसे चीज़ें पता चल जानी चाहिए। इस केस में हमेशा ऐसे हो रहा है कि या तो हम अननोन की डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर हम ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ से क्लियर ऐसा ही लग रहा है कि लीक हुआ है कहीं से, मतलब ये काम कर रहे थे इस पे और फिर वो आ गया। तो बट मेजरली लोगों ने ये तो थ्योरी निकाली थी कि भाई बैट था और बैट खा लिया था किसी ने और बैट से ही आया है। बैट खाने की बात नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला है। लाइक इवन इफ जो नेचुरल कॉज की बात जो कॉमनली एक्सेप्टेड नेचुरल थ्योरी है वो भी यही है कि वुहान में एक बहुत बड़ा एनिमल मार्केट है जहाँ पे बहुत टाइप के एनिमल्स बिकते हैं विच आर ऑल सोल्ड फॉर कंजम्पशन पर्पसेस, ठीक है। एंड वहाँ पे कोई एनिमल ऐसा एग्जिस्ट करता था विच हैड बीन इन्फेक्टेड बाय द बैट एंड उसके कंजम्पशन के बाद वो ह्यूमंस में जंप हुआ है। तो इसके अब डॉक्टर जो रिसिप्ट्स हैं कुछ वो बाहर निकल के आई हैं कि ये वुहान लैब का चक्कर क्या था। तो डॉक्टर एंथनी फाउची है जो यूएस में NIH का हेड है, वो बेसिकली वो लाइक हेड है, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है कि इसको डील कैसे करना है, पेंडेमिक रिस्पॉन्स को डील कैसे करना है। तो उसके
कुछ ईमेल्स लीक हुए हैं, उसमें पता चलता है कि लाइक क्रिश्चियन एंडरसन नाम का एक आदमी था, वायरोलॉजिस्ट, जनवरी 31 को उसने एक ईमेल लिखा था उसके 3 कलीग्स के साथ। तो उन 4 लोगों ने एंथनी फाउची को ईमेल लिखा था जहाँ पे जनवरी ऑफ 2020, हाँ जनवरी 31 2020, जहाँ पे उन चारों ने यूनानिमसली कंक्लूड किया था कि वायरस नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डे उनके बीच मीटिंग होती है, उन 4 लोगों के बीच, एंथनी फाउची और एक और बंदा है जेरेमी फरा नाम का, जो वेलकम ट्रस्ट चलाता है लंदन में। ये भी फिलैंथ्रोपी बायोमेडिकल रिसर्च को फंड करते हैं। और एंथनी फाउची तो NIH का हेड है ही, जो फंडिंग का ग्रांट्स का उसके पास एक्सेस है। इन दो बीच जो 2 पैसे देने वाले और जो 4 पैसे लेने वाले हैं, उनके बीच में कॉल होती है। उस कॉल के डिटेल्स सेंसर्ड है, ईमेल्स में सेंसर्ड है। उस कॉल के बाद कुछ दिन बाद जो 4 लोग थे जिन्होंने कहा था कि नेचुरल नहीं है ये, वो कंप्लीट 180 डिग्री फ्लिप कर जाते हैं और कहते हैं कि ये नेचुरल है और यही एक पॉसिबल वो है एक्सप्लेनेशन है। लैब लीक कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। तो उस कॉल में दे वर कन्विंस्ड, और इस कॉल में दे वर कन्विंस्ड बेसिकली और कोर्स्ड। हाँ, no, but then why would US want to save China's ass? Because they fund that lab. तो उस लैब की फंडिंग का बहुत डिसेंट साइजेबल चंक US से आता है। हाँ, तो जो 4 लोग थे उसमें से एक एडी होम्स नाम का बंदा भी था। तो एडी होम्स और एंडरसन के बीच अनदर ईमेल लीक होता है जिसमें वो एक वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। वायरस है RATG13, जो कि 96% सिमिलर है SARS-CoV-2 के साथ। अब इस वायरस के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हुए वो उस ईमेल में लिखा होता है, एंड आई कोट, होली शिट दिस इज बैड। और फाउची को पता था कि एक ये अनदर ईमेल में ये भी रिवील हुआ कि फाउची को पता था जनवरी 2020 में ही कि उसकी जो रिसर्च है वो फंड कर रही है गामा गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को इन वुहान। इसमें मतलब मैंने तो ये भी पढ़ा है, जिस अगेन इट्स नॉट बैक्ड बाय डेटा, क्योंकि इस टॉपिक पे डेटा बहुत ही ज़्यादा हेजी है, बट ऐसे काफ़ी सारे क्लेम्स हैं कि विद इन चाइना initial reports of people falling sick with symptoms of COVID-2 began getting reported in sometime October 2019, November of 2019, and for over 2 to 3 months Chinese agencies did their best to try to subside that information. That is true. दिसंबर में फाइनली वो आए थे कि कोविड एग्जिस्ट करता है। विद इन चाइना भी वो हैं, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं कुछ प्राइवेट, उन्होंने रिसर्च भी करी है by concluding their search engine data, satellite images। तो सर्च इंजन में सितंबर में और अक्टूबर में ही स्पाइक आता है फ्लू लाइक सिम्टम्स को क्योर ढूंढने का, और अक्टूबर सितंबर में सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इन द नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड आउटसाइड हॉस्पिटल्स। तो ये है, उन्होंने कवर अप तो डेफिनेटली किया ही है। अब वो कब ओरिजिनेट हुआ, उन्होंने दिसंबर में कहा था, मिड दिसंबर में। तो अब कवर अप भी लाइक वो ऐसा ही है, बेसिकली ह्यूमन नेचर वाला पार्ट ही आ जाता है इसमें भी, कि लाइक जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको पता चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, तो लोकल अथॉरिटीज़ की इसको हश रख के ठीक कर देंगे, क्योंकि लाइक ये पहले भी लीक होते रहे वायरसेस, इंक्लूडिंग सार्स, जो बीजिंग में मल्टीपल बार लीक हुआ था, SARS-1। तो उनको लगा कि कवर अप कर देंगे, और क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी। इवेंचुअली वो कवर अप नहीं कर पाए, बड़ा होता गया, और फिर नेशनल गवर्नमेंट को आना पड़ा। अब नेशनल गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो इनको डांट मारें कि तुमने कवर अप नहीं किया, और ट्रांसपेरेंटली फिर सब कुछ बताएं। बट इसमें वो मैसेज क्या दे रहे हैं अपने जूनियर्स को कि अगर तुम कवर अप करोगे तो तुम्हें डांट पड़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी तुम्हें करनी है। तो ये मैसेज उनके साथ ठीक नहीं बैठता, और प्लस उनका स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल नुकसान भी होगा। दूसरा ऑप्शन था कि मतलब सब कुछ बंद कर दें, साइलेंस कर दें सबको, सेंसरशिप लगा दें, एविडेंस को मिटाना चालू कर दें, जो कि मे बी अनफेयर हो, बट ज़्यादा रैशनल तो यही लग रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और चाइना इज नोन ना कि चीजें सप्रेस तो करता है, ये काफी सारा डेटा सप्रेस करता है वो। तो जैसे पॉपुलेशन में भी अगर हमने देखा है तो चाइना का पॉपुलेशन डेटा भी काफी सप्रेस हो रहा है। यहाँ पे यू कैन चेक आउट आवर पॉपुलेशन एपिसोड ऐसे। हाँ,
तो अब इस मोमेंट पे लेट 2019 अर्ली 2020 में अब एक चाइना से डेटा आ नहीं रहा, और जो रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट है वो कुछ ठीक से बता नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है। तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन का कि अब हमें पता तो करना है, तो वो वैक्यूम फिर कुछ लोग आके भरने लग जाते हैं, कुछ ज़्यादा लाउड वायरोलॉजिस्ट जिनके में भी प्रायर मोटिव्स हों, वो आके भरने लग जाते हैं कि नेचुरल ओरिजिन ही है इसका, और जो कोई भी कुछ और बोल रहा है तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, डिसमिस करते हैं उसको। एंड आई थिंक मैंने ऐसा भी कुछ पढ़ा था कि जो मोस्ट वेल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंटेड एंड पीयर रिसर्च पेपर है इस बारे में, नेचुरल कॉज के बारे में, उसको कुछ बहुत हाई फाई साइंटिस्ट ने लिख रखा है जो बहुत रिस्पेक्टेड है कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में, एंड उन लोगों ने आके लिखा था, एंड उसके बाद इवेंचुअली ऐसा हो गया था कि नहीं अब उन लोगों ने बोल दिया है तो फिर तो अब बिल्कुल ही नेचुरल कॉजेज ही होगा। एंड उसमें भी किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जाके डिग इन किया था तो ऐसा ही कुछ निकला था कि उनकी फंडिंग भी चाइना से ही आती है, जो उनकी पर्सनल रिसर्च चल रही है। नहीं तो मैं बताता हूँ, तू बात कर रहा है प्रोबेबली लैंसेट लेटर्स की। लैंसेट लेटर्स ये काफ़ी हाईली कोटेड, मतलब हर जगह यही चले थे। तो ये चालू करे थे, एक बंदा था जिसका नाम था पीटर डेज़ेक। ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है इको हेल्थ अलायंस। अब इको हेल्थ अलायंस क्या करता है? इको हेल्थ अलायंस NIH से फंड लेता है और उस फंड को वुहान लैब में देता है। Okay. इसने 27 साइंटिस्ट को साइन करवाए थे जो रिस्पेक्टेड थे अपेरेंटली, और इसने, क्योंकि ये इम्प्लिकेटेड था पैसे देने में वुहान लैब को, जहाँ पे वो बैट रिसर्च चल रही थी। हाँ, बैट रिसर्च चल रही थी। तो ये इसने रिवील नहीं किया, बट ये तो फिर भी ट्रांसपेरेंट था। जो ट्रांसपेरेंट नहीं था, जो लैंसेट लेटर्स में, लैंसेट लेटर 2020 में आ गया था फरवरी में, जो ट्रांसपेरेंट नहीं था इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो इसने रिवील नहीं किया और हमें थ्रू लीक डार्पा डॉक्यूमेंट्स पता चला इन सितंबर 2021 कि ये चीफ आर्किटेक्ट था एक प्रपोजल का फॉर अ ग्रांट ऑफ $14 million फ्रॉम डार्पा। डार्पा इज बेसिकली द रिसर्च आर्म ऑफ पेंटागन, और या फिर VC साइड ऑफ पेंटागन भी बोल सकते हैं, सब कुछ रिसर्च करती है। इस ग्रांट का ऑब्जेक्टिव था टू कोलैबोरेट विद वुहान लैब टू कलेक्ट coronavirus samples, SARS coronavirus samples from all the bats in South China, and then try to genetically mutate them to add that fern cleavage in them. ये इसने बताया नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या कि किसी ने प्रपोजल लिखा कि घोड़े पे सींग लगा के यूनिकॉर्न बनाएंगे, और फिर यूनिकॉर्न मिल जाता है। पहला अकरेंस होता है नेचुरली यूनिकॉर्न मिलने का, और सब कहते हैं कि ये नेचुरल है। इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मत देखो जिसके पास कैपेबिलिटी, मोटिव, पैसे और टेक्नोलॉजी है। और जिन्होंने प्रपोजल लिखा था घोड़े पे सींग लगाने का, ये इन्होंने नहीं किया, डेफिनेटली नेचुरल है। बट यहाँ पे मैं मतलब एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि इट इज नॉट फेयर एट दिस पॉइंट, जो हमारे लिसनर्स अगर ध्यान से सुन रहे हैं, तो हम एट नो पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन आर वी डायरेक्टली पॉइंटिंग ब्लेम टू द साइंटिस्ट, ठीक है? बिकॉज ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वायरसेस पे रिसर्च करते रहें ताकि हम पहले से प्रिपेयर्ड रहें एज अ सेंस ऑफ प्रिकॉशन, ठीक है? तो फॉर ऑल यू नो, ये जितना रिसर्च वर्क चल रहा था दैट वाज एम्ड विद अ गुड कॉज एंड गुड मोटिव, कि अगर फ्यूचर में कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, हमें शायद ऑलरेडी पता हो कि वायरस की कोर टेंडेंसीज क्या हो सकती हैं या उसको हम बीट कैसे कर सकते हैं। हाउ इट्स एंडेड अप इन द ह्यूमन सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है सो फार इन आवर कॉन्वर्सेशन। तो ये एक लर्निंग भी रहेगी कि अगर ऐसे लैब सेटअप करते हैं तो हमें चेक्स रखने होंगे पहले से ही, और मे बी अगर इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती तो दूसरे लैब्स को भी सीखने को मिलता है इससे कि और क्या वो चेक्स रख सकते हैं। जैसे इसमें लीक हो गया, ठीक है, पहले से भी, जैसे सबको कह रहा था कि पहले से भी साइंटिस्ट ने पॉइंट आउट कर दिया था कि ये लीकी लैब है, ठीक है? तो ये एक स्टैंडर्डाइज कुछ हो जाए लैब्स के बारे में कि ऐसे लैब के होने चाहिए इन्वायरमेंट, तभी उस लैब्स में ऐसे टेस्टिंग या फिर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। नहीं, स्टैंडर्डाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनको फॉलो करना इज अ डिफरेंट थिंग। लाइक WHO के बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि किन सर्कमस्टेंसेस में क्या होना चाहिए, बट इस केस में वो नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया है। तो इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, या फिर डू वी हैव समथिंग ऑन कि मतलब इन्होंने
कोई अल्टरनेटिव हम लोग इसमें नहीं ऐड कर रहे, राइट? कि कोई अल्टरनेटिव था नहीं, बस सब कुछ ठीक से हो रहा था। एज ऑफ नाउ नहीं कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ हम नहीं कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ हम नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ वी गो इनटू दैट डायरेक्शन एज पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। सबको ले जा भाई जहां तो ले जा। मुझे क्या लगता है कि जब हम कहते हैं कि हम साइंटिस्ट को डाउट नहीं कर रहे, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैंकेट स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। ये ऐसा है कि हम ह्यूमंस को डाउट नहीं कर रहे। साइंटिस्ट भी ओवरऑल ह्यूमंस ही हैं, और उनमें भी सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और सारे एक जैसे नहीं हैं। अब इस बंदे से, जो पीटर नाम का बंदा, इससे जो दिक्कत है मेरे को, वो जो ये रिवील नहीं करना इसका डार्पा वाला लीक वाला। बट अगर मैं इसको स्टीलमैन भी करूं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं, तो ये जो इको हेल्थ अलायंस वाला जो कोलैबोरेशन था वुहान लैब के साथ, वो इसलिए था क्योंकि ये एक ग्रेट ब्रॉडर साइंटिफिक एफर्ट था कि जो कंट्रीज केपेबल नहीं है वायरसेस को हैंडल करने में एपिडेमिक या पेंडेमिक लेवल पे, उनको केपेबल बनाया जाए, ताकि एज अ होल ह्यूमैनिटी के पास एक अर्ली वो हो जाए, वार्निंग साइन हो जाए। तो इस कोलैबोरेटिव एफर्ट की तरफ से पीटर लीड कर रहा था। शी करके कोई बंदी थी जो वुहान लैब के में की हेड थी, उसके साथ ये दोनों काफ़ी क्लोज कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे थे। और इसके पास एक इंसेंटिव ये हो सकता है कि अगर अभी हम इनको पॉइंट करने लग जाएंगे, तो ये पूरा कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है ये जेपरडाइज हो जाएगा ऑल ओवर, अगर इसके पर्सपेक्टिव से एक तरीके से ये सोचो। दूसरा जो मेरे को मोर लाइकली लग रहा है, दिस वाज ऑल अबाउट सेविंग हिज ओन एस, क्योंकि वो खुद इम्प्लीकेटेड था, है ना। तो अब ये रिसिप्ट्स कुछ लीक वगैरह की, इधर यूएस को पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, उधर चाइना को पता है कुछ गड़बड़ चल रही है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस लेवल पे। और अब चाइना करता है असली वाला कवर अप चालू। तो चाइना के वुहान वाले लैब में 22,000 पैथोजेंस का एक डेटाबेस था जो उन्होंने कलेक्ट करे हैं, और जिन पे वो सीक्वेंसिंग और कैरेक्टराइजेशन कर रहे थे कि ये क्या है, ऐसे करते हैं, क्या कुछ है। उस 22,000 में से 15,000 वायरसेस थे, और ज़्यादातर बैट से रिलेटेड थे। और अब ये डेटाबेस सितंबर 12, 2019 को, ये बेसिकली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पब्लिक डेटाबेस था। सितंबर 12, 2019 को ये डेटाबेस इंटरनेट से हो जाता है स्क्रैप, डिलीट हो जाता है ये। और फिर चाइना वालों से पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ, ये डिलीट क्यों कर दिया? तो वो बोलते हैं कि हैक हो जाएगा हमारा। तो पॉइंट ये है कि काफ़ी उन्होंने एब्सर्ड रीज़न दिया, क्योंकि अगर तुम पब्लिक ही कर दोगे तो हैक करके कौन क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा। तो ये डेटाबेस डिलीट हो जाता है। और अगर चाइना ये डेटाबेस रिलीज करता और इसमें मिलता कि SARS-CoV-2 के कुछ रिसर्च चल ही नहीं रही थी, तो इससे बड़ा क्लीन चिट तो कुछ नहीं हो सकता था चाइना के पास। तो इसका ना रिलीज करना भी एक वो बताता है कि कुछ गड़बड़ है। तो सबको तेरे हिसाब से फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कवर अप आया था सितंबर 2019। हाँ, सितंबर 12, 2019 को इन्होंने डेटाबेस डिलीट कर दिया था। तो ये कोविड-19 होना चाहिए था, ऐसे करके, अगर ऐसे देखा जाए तो। क्या इसका 9/11 के साथ भी कुछ कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि ये 9/11 के अगले थोड़ा एक दिन से रह गया। हाँ, और सुबह 2 बजे किया था, वैसे 2 घंटे से रह गया। हाँ, मतलब चाइना में अगला दिन हो गया, और अमेरिका में तो 9/11 ही चल रहा होगा ना, बिकॉज़ टाइम गैप। तू बोल रहा है कि 2019 सितंबर में ये हुआ, इन्होंने डेटाबेस से सामान डिलीट किया, बट हमने जो अर्लियर डिस्कशन में वो किया, तो दैट वाज कि अक्टूबर के आसपास सिम्टम्स शो हो रहे थे। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उससे पहले थिंग्स हैड गॉन बैड विद इन द लैब। और सितंबर में ही वो भी आता है इनका विजिट भी, कि तुम्हारी ये लैब में दिक्कत है, चाइना वाले ही विजिट करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, सो दे न्यू ऑल द वे कि क्या चल रहा है। हाँ। And I think given the fact कि now we know how COVID behaves, कि वो पहले दो हफ्ते का incubation period रहता है, like I think तो it is very likely कि अगर mid September में लीक हुआ तो अक्टूबर स्टार्टिंग में ही symptoms मतलब स्टार्ट हुए होंगे। And there is a difference between patient 0 and infected 0. क्या पता पहले जो इन्फेक्ट हो उसने सिम्टम्स ही शो ना करे हो, या वो हॉस्पिटल विजिट ही ना किया हो, या फिर मर ही गया हो डायरेक्ट। क्योंकि नहीं, डेथ का तो पता नहीं, बट एटलीस्ट हमारी जो कॉमन नॉलेज में इंफॉर्मेशन है वो तो ये है ना कि इट डज नॉट इक्वली इम्पैक्ट ऑल ह्यूमंस। हाँ, तो अब तो ये ओरिजिन स्टोरी है, अब हमें पता नहीं कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, बट 2 प्रोबेबल थ्योरी हैं जिसमें फैक्ट्स कुछ प्रेजेंट कर दिए, आप अपना माइंड खुद बना लो। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है कि ओरिजिनेट एक्चुअली में हुआ कहाँ से, क्यों, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें नेक्स्ट उसको फ्यूचर।
फ्यूचर में, और हमें कुछ कुछ चीज़ें पता भी चल जाएं। अब ये इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, ये वर्ल्ड का कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें WHO का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। अब WHO रहा था मतलब WHO का बेसिकली ओनर्स था, WHO रिसर्च इन्वेस्टिगेट करके दे हमें, बट WHO एक अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी पुअरली फंडेड है और जिसके पास खुद के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके किसी भी कंट्री। अगर WHO की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा WHO के बारे में लोगों को बता देता हूँ इस बार कि WHO कैसे काम करता है, क्या कौन इसके मेंबर्स हैं, ऐसे करके जो एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए कि WHO है क्या, एंड देन WHO में किन किन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस है। और उसी समय एक न्यूज़ आई थी, याद होगा सभी को, कि ट्रम्प ने फंडिंग बैकआउट कर ली थी, अमेरिका से जो फंडिंग होती थी WHO को वो वापस ले लिया था। तो मैं WHO से शुरू करता हूँ कि WHO एक्चुअली है क्या। तो हमें सबको पता है कि वो क्या नहीं कंटिन्यू, सॉरी। हम सभी को पता है कि WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके फंडिंग्स जो आते हैं, फंडिंग्स क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब जो स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो फंडिंग्स इन्फ्लुएंस एक्चुअली कैरी करते हैं, तो ये हमें बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है WHO का, वो उसके मेंबर स्टेट से आता है। मेंबर स्टेट्स कौन से हुए, जैसे यूएन के जो कंट्रीज हैं वो रजिस्टर करते हैं अपने आप को WHO के साथ, जो अग्री करते हैं WHO के पॉलिसी, और लगभग सारे जो यूएन के कंट्रीज हैं वो हैं WHO के साथ रजिस्टर, ठीक है। तो वो अपने मतलब वेल्थ के हिसाब से और पॉपुलेशन साइज के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट WHO के बजट को फंड करते हैं, जिसमें टॉप 5 कंट्री जो फंडिंग के हिसाब से आती है वो आई वुड से यूएस है, जापान है, जर्मनी है, यूके और फ्रांस है। लेकिन मैं टॉप 5 कह रहा हूँ, टॉप 10 में चाइना भी आता है, ठीक है। और जो अदर सोर्सेज है इसके फंडिंग के, वो ऐसे कोई वॉलंटरीली जाकर दे दिया पैसे, या फिर कुछ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन से आते हैं पैसे, या फिर कोई स्पेशल इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे मलेरिया इरेडिकेट करना है तो उसके लिए कोई एक स्पेशल इन्होंने प्रोग्राम बनाया और उसमें फंडिंग आ रही है कि इस कॉज के साथ मैं रिलेट कर पा रहा हूँ तो मैं दे देता हूँ इसको। एक तो वॉलंटरीली हुआ, फिर बड़े लोग भी है, एक इनकी कॉमन हुंडी है, फिर ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड हुंडीज भी बनाते हैं, राइट। बट अगेन ये क्या होता है ब्रो भाई? मंदिर में जिसमें पैसे डाले जाते हैं उसको गोलक नहीं कहते, दान पात्र नहीं बोलते। हाँ, दान पात्र हुंडी। तो WHO ने अपने आप को इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए और इम्पार्शियल दिखाने के लिए काफी प्रयास किया है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपने फंडिंग्स को, ठीक है, डाइवर्सिफाई करे फंडिंग्स को, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर मेंबर स्टेट से आता है तो इन्फ्लुएंस भी साथ में आता है फंडिंग के साथ, तो इसलिए उन्हें डाइवर्सिफाई करने के तो बहुत सारे। एक सेकंड, डाइवर्सिफाई ऑफ फंडिंग्स, व्हेन यू से डू यू मीन इनफ्लो ऑफ फंड्स और आउटफ्लो ऑफ फंड्स? इनफ्लो, ऑब्वियसली बजट की बात करो तो इनफ्लो ऑफ फंड्स की उन्होंने काफी कोशिश की है कि इनफ्लो जो फंड्स का वो डाइवर्सिफाइड रहे, मतलब वॉलंटरीली ज्यादा है पैसे, दैट कोलैबोरेशन से ज्यादा है पैसे, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अभी भी सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है ना वो मेंबर स्टेट कंट्रीब्यूशन से आता है, और उसमें जो मैंने टॉप 5 कंट्रीज का बताया, और फिर जो और भी जो कंट्रीज है जो बड़े बड़े पॉपुलेशन लेके बैठे हुए, इकोनॉमी जो बड़ी है वही सब ज्यादा फंड करते। तो ये तो हुआ कि WHO की फंडिंग कैसे है। अब फंडिंग जहां पैसे है वहां इन्फ्लुएंस आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि यूएस सबसे बड़ा फंडर है, तो और मैंने अभी भी कहा कि ट्रम्प ने पुल आउट कर लिया था फंडिंग यूएस का जो WHO की तरफ देते थे। तो ट्रम्प की सबसे बड़ी जो कंप्लेन थी ना वो यही थी कि हम पैसे दे रहे इतना भर भर करके ना, और ये लोग पार्शियल हो रखे हैं चाइना की तरफ। और हमने न्यूज़ सुनी रखी थी कि क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस WHO में एक तरह से ऐसे हुआ कि एक तो कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियली, ठीक है, और इन्होंने जो मैनेजमेंट पोजीशन है, जो ऊपर वाले पोजीशन है, उनमें अपने इंट्रूजन्स बैठा रखे। जो अभी जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस था ना नाम उसका, टेड्रोस, हाँ समथिंग जो भी, तो वो भी जब डायरेक्टर जनरल बना तो उसकी वोटिंग्स होती हैं, तो चाइना ने उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड जब ये सब हुआ कोविड-19 वाले केस है, तो एक तरीके से ऐसे देखा गया कि टेड्रोस इस कवर अप में एक काइंड ऑफ फेवर रिटर्न कर रहा है चाइना को। तो ये देख करके तो, और ये भी था कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी वाला जो फैक्टर था वो WHO बिल्कुल नहीं दिखा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो इससे काफी अपने ट्रम्प अंकल गुस्सा थे कि ये तो नहीं चलेगा भाई, तो इन्होंने फंडिंग वापस ली सबसे पहले, ठीक है। जो ट्रम्प अंकल तो तब तक ये भी कह चुके थे ना कि ये चाइनीज वायरस, वुहान वायरस ही कर रहा है, कंग फ्लू बोला था उसने। भाई प्रेसिडेंट है तो ऐसा, हाँ भाई लेजेंड है भाई, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, बस वो प्रेसिडेंट भी है। और ट्रम्प अंकल की बातें अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा गलत थी भी नहीं उस समय, देखा जाए जैसे सिचुएशंस अराइज हुए थे,
तो ट्रम्प का जो क्रिटिसिज्म था उसको लेकर के था कि WHO जो हैंडल कर रहा कोविड पैंडेमिक को फर्स्ट, क्योंकि उसका वो एक अलग लेवल पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोविड-19 का टेक केयर करना और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो काफी ट्रांसपेरेंट हो, कुछ हो ही नहीं रहा था उस समय, ठीक है। उल्टा टेड्रोस चाइना विजिट करके कहता है, उस समय तो कहा था कि कुछ है ही नहीं, राइट। कभी अर्ली जैन या दिसंबर एंड में टेड्रोस विजिट भी कहता चाइना एंड वाज लाइक कि कुछ है नहीं, ये काफी कंट्रोलेबल कुछ है नहीं, ह्यूमन ट्रांसमिसिबल नहीं है, एयर ट्रांसमिसिबल नहीं है, पीरियोडिकली ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे। एंड जब हाइंडसाइट में ये सब गलत हो गए तो देयर लाइक हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन ही कम थी। अरे जब इंफॉर्मेशन कम थी तो असर्टिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे थे तुम? हाँ, कम इंफॉर्मेशन में असर्टिव स्टेटमेंट कौन देता है भाई? हिंदुस्तान जैसे करो ना, शायद मे बी। हाँ, तो हमारे यहाँ तो जैसे अपन मिस इंफॉर्मेशन हो गया था भाई अर्ली डेज में। अपनी कॉर्पोरेट ईमेल जैसे लिखो ना कि आई बिलीव, आई होप, आई गेस। तो ट्रम्प का सबसे बड़ा एक्यूजेशन ही यही था कि काफी लीनियंट हो रखी है WHO चाइना को लेकर के, और जो कम्युनिकेशन है, सिविरिटी जो है सिचुएशन की, उसको लेकर के जैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा, ठीक है। और हम सबसे ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं, हमारी बातें भी नहीं इतने इन्फ्लुएंशियल हो रही है WHO, तो पैसे देना बंद करिए। तो ट्रम्प का तो थे एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऐसे आदमी की, अगर है तो साथ ही रहे तो हटाओ। मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है, तो लाइक हम यहाँ बहुत रूटीनली ये बोल रहे हैं कि यूएसए वाज अवेयर कि दिस इज लाइक अ वेरी सीरियस थिंग दैट इज हैपनिंग, है ना। तो एंड यूएस इज आल्सो अवेयर अबाउट इट्स मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इफ दे नो समथिंग्स अबाउट टू गो बैड, इफ समथिंग्स अबाउट टू गो डाउन, why wasn't money diverted into saving as much life as possible? The problem was to what extent it will get bad, वो नहीं पता था ना। ये वही तो ट्रांसपेरेंसी वाली प्रॉब्लम ही है। बट इनके पास तो टाइम था, काफी टाइम था इनके पास, क्योंकि जब तक यूएस में आया तब उसको भी टाइम हुआ। ये हम अभी जजमेंट इजीली दे सकते हैं हाइंडसाइट में बैठ करके कि उनका टाइम था, वो आराम से कर सकते थे वो चीजें। हाइंडसाइट में बातें करनी बहुत इजी होती है, लेकिन उस टाइम पे कैसा ट्रम्प उस टाइम इलेक्शन लड़ रहा था। एंड नहीं, उसके बियॉन्ड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि health infrastructure wise nobody beats the Europeans and they suffered at a massive scale, ठीक है। तो यूएस का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है इसलिए स्ट्रांग है, बट फाड़ ऐसा कुछ नहीं है। बट भाइयों फंडिंग वापस हुई थी तो वो अब जब बाइडेन अंकल आए, बाइडेन तो दादाजी टाइप हैं, तो बाइडेन दादाजी आए तो फिर उन्होंने वापस कर लिया उनका जो अपना जो लिबरल स्टैंड होता है कोई भी, कि एम्फेसिस जो इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और फिर सपोर्ट फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स ऐसे करके। तो वो सारा गिरना अपने ऊपर ले बैठे हैं सर। जो गिरने के सारे दोष है ना कुंडली में, वो उन्होंने मतलब ठीक भी है, लेकिन ट्रम्प अंकल ने उस समय सिचुएशन को देखते हुए फंडिंग डायरेक्ट वापस ली। उस पे सबका अपना टेक हो सकता है, उस पर डिबेट कर सकते हैं कि ठीक था, नहीं था, क्या था, कैसे था, क्योंकि WHO को उस समय शायद फंडिंग की ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि उन्हें ये फंडिंग सिर्फ इसलिए नहीं होते कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ये सब हो, इनको फंड ये बड़े स्टेट से फंड लेकर के छोटे से अफ्रीका में इतने सारे कंट्रीज पड़े हुए हैं जिनके पास हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। सोशलिस्ट है WHO। अफ्रीकन की हेल्प मोदी जी करने पहुंच ही गए, पैसों की फंडिंग करते हैं। हाँ, तो सकू तू WHO के तेरे को फिर से मैं लाता हूं कि WHO तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जैसे शिवांग बता रहा था, टेड्रोस चाइना ने बंद लगाया था, यूरोप का कैंडिडेट नहीं था, यूके का कैंडिडेट नहीं था, यूएस का कैंडिडेट नहीं था, वो चाइना का लगाया हुआ बंदा था। और चाइना ने इनिशियली झूठ बोला था नोइंगली कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, उनको पता था हो रहा है और उन्होंने झूठ बोला था, और WHO ने वो रीइटरेट किया। अब उस पे भी ये कहा जा सकता है कि लाइक अब उनको सीधा सीधा मुंह पे झूठा बोल देंगे तो वो और नाक में दमी करेंगे और दिक्कतें देंगे इन्वेस्टिगेशन में या फिर डेटा शेयरिंग में। तो मे बी गेम थ्योरी वाइज ये बेटर डिसीजन था कि उनके हाँ में हाँ मिलाओ इनिशियली, ये कहा जा सकता है, एक रैशनल हो सकता है इस बात का। एनीवेज, तो चाइना अर्ली डेज में जैसे SARS 1 में उन्होंने करा था, सेम करा उन्होंने SARS 2 में भी। उन्होंने अर्ली डेज में डेटा इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, उन्होंने इसकी जीनोम सीक्वेंस कर ली थी SARS-CoV-2 की, और उसके 2 हफ्ते बाद किसी चाइनीज वायरोलॉजिस्ट ने वो सीक्वेंस बेसिकली लीक करी, और फिर चाइना बोला कि देखो फिर चाइना ने उसको पनिश किया, और साथ के साथ इंटरनेशनली ये बोला देखो हम कितने अच्छे हैं, हमने ये रिलीज कर दी है जीनोम सीक्वेंसिंग इसकी। हाँ, तो ठीक है। और एक इनक्रेडिबल एनेक्डोट ये है कि उसके जीनोम सीक्वेंसिंग रिलीज करने के 2 दिन बाद, 48 घंटे बाद, मॉडर्ना ने वो वैक्सीन बना ली थी जो अभी भी बिक रही है। वो बेसिकली टेस्टिंग में उनको इतना टाइम लगा था, वो सीक्वेंसिंग रिलीज करने के 2 दिन बाद उन्होंने बना भी ली थी। तो जो RNA वैक्सीन मॉडर्ना बेच रहा है वो 48 आवर्स में रेडी थी।
हाँ मैंने ये पढ़ा कि मॉडर्ना ऑलरेडी कुछ ऐसा रिसर्च कर रहे थे ना, वहाँ पर कुछ रिसर्च चल रहा था कि अगर कोई वायरस लीक होता है तो हम उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग यूज करके कैसे एक यूनिवर्सल वैक्सीन। हाँ तो वो mRNA वाला जो पूरा मेडिकल कॉन्सेप्ट है वो यही है, काफी कस्टमाइजेबल है। तो वो सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलर है, उसमें प्लग एंड प्ले कर दो कोई भी जीनोम सीक्वेंस। प्लग एंड प्ले। करेक्ट। तो चाइना इंटरनली काफी हार्ड फाइट कर रहा था डब्ल्यूएचओ में कि इसको डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल इमरजेंसी नहीं करना है, और काफी हद तक उन्होंने डिले भी किया वो। फिर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन उसने कहा था कि भाई हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, और चाइना वालों ने उसको पर्सनली अटैक किया और ऑस्ट्रेलिया पे भी सैंक्शंस लगा दिए थे दिखाने के लिए कि भाई ज्यादा ना चै नहीं करते हमारे यहाँ। ऑस्ट्रेलिया ने वो आइडिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन फिर भी रखा डब्ल्यूएचओ के आगे। डब्ल्यूएचओ इज वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन, जो डब्ल्यूएचओ का गवर्निंग बॉडी है, उसके आगे मई 2020 में रखा उन्होंने ये। और वो फिर काफी हद तक आयरोनिकली पास हुआ, लेकिन चाइनीज मैंडेट पास हुआ इन्वेस्टिगेशन का। चाइनीज का से होगा वो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। तो चाइना ने कुछ कंडीशन रखी। चाइना की पहली कंडीशन थी कि एक पैनल बनाया जाएगा जिसमें आधे चाइनीज साइंटिस्ट होंगे और आधे इंडिपेंडेंटली चूजन इंटरनेशनल साइंटिस्ट होंगे। लेकिन उस इंडिपेंडेंटली चूजन इंटरनेशनल साइंटिस्ट में कौन होगा, इस पे चाइना का वीटो है। और ये फाइनलाइज करने में, इंटरनेशनल पैनल को फाइनलाइज करने में 6 महीने लगा दिए चाइना ने, और मीनवाइल वो अपनी सारे एविडेंस मिटा रहे थे इन 6 महीनों में। यूएस ने 3 बंदे एडवाइज करे थे, उन तीनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। जो एक अमेरिकन सेलेक्ट हुआ वो था वही पीटर, जो इको हेल्थ अलायंस वाला बंदा था, वही बंदा सेलेक्ट हुआ। अब ये सब जो रिसर्च का टॉपिक था, इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक था, वो ये नहीं था ओरिजिन ऑफ SARS-CoV-2। उनका टॉपिक था जूनोटिक ओरिजिन ऑफ द वायरस। मतलब उनके पास कंक्लूजन ऑलरेडी था कि ये ट्रांसमिट हुआ है, बस उनको प्रूव करना था कि हाँ ये उनको कंक्लूजन ऑलरेडी था कि ये नेचुरली ट्रांसमिट हुआ है, बस ये प्रूव करने जा रहे थे वो। इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पास 1 महीने का टाइम था। उस 1 महीने में से जो इंटरनेशनल पैनल गया था, 2 हफ्ते वो क्वारंटीन कर दिया था उनको। तो 2 हफ्ते बचे। उस 2 हफ्ते में से जो 10 दिन वर्किंग डेज थे उनके पास, 10 वर्किंग डेज में से उनको छोटी छोटी बसों में बिठा दिया और अलग अलग जगह पे भेजा। जो पहली जगह पे भेजा उनको पहले दिन, वो एक म्यूजियम एग्जीबिशन था डिपिक्टिंग कि शी जिनपिंग ने कितना फाड़ काम किया है पेंडेमिक रिस्पॉन्स के नाम पे। तो पहले दिन वो यहाँ गए थे। तो ये कब हो रहा था? टाइमलाइन इसका क्या है? मेरे को याद नहीं है, टाइमलाइन क्या है इसका? अप्रैल था शायद, अप्रैल 20 में। अच्छा नहीं, बट मई 2020 में इसने बोला ना कि उसने एसोसिएशन के सामने रखा था। हाँ सॉरी, मई में, और इसके 6 महीने। तो फिर ये तो अभी हुआ था, मेरे को भी एग्जैक्टली डेट याद नहीं। 21 की बात है शायद। नहीं 21 में जाके 2020 की है, क्योंकि 31 जुलाई 2020 को रिपोर्ट है WHO की, जो यही बंदे इंटरनेशनल टीम भेजी थी इन्होंने। हाँ, ये बेसिकली लेट 2020 अर्ली 20। मेरे को एक और याद है, पता नहीं इन्हीं के साथ हुआ था, क्या हुआ था कि इनके कोविड के सैंपल्स लिए गए थे जब ये एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, एंड दैट डिडंट केम फ्रॉम स्वैबिंग और समथिंग, ये एसोल से लिए गए थे। सच ऐसा हुआ था। तुम हमारी उंगली करोगे तो तुम्हारी उंगली करेंगे। भाई कितनी नाक रगड़ी है भाई। कन्नड़ ने क्या सही सोच मारा भाई, तुम हमारी उंगली करोगे तो हम तुम्हारी उंगली करेंगे। भाई तो इनके एक तो पहले दिन तो इनके उंगली कर दी, और फिर उसको शी जिनपिंग के एग्जीबिशन में भेज दिया कि यहाँ पे रहो 2 हफ्ते क्वारंटीन के बाद करो रिसर्च। भाई उनके तो चाइना में 20 के 20 जनों के क्लोन बन चुके हैं अभी। जो बस टाइमलाइन रखने के लिए कि जो सक्कू ने बताया कि द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के सामने रखा था, वो फरवरी 2020 की बात है। फरवरी 2020 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73rd क्या है 73rd फरवरी 2020 फरवरी 9 2020 में 73rd वो आया था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का रेजोल्यूशन आया था कि भाई चलो इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। और फरवरी 9 2021 में इन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अरे तो इनकी ये कुछ, अगर हम लोग बिल्कुल श्योर नहीं है तो ऐसे कुछ कंडीशंस थी इनकी जो कंडीशंस थी, कुछ बता दियो। जो इनकी हालत थी ये थी, और एक और कंडीशन थी कि इनको कोई भी रॉ डेटा नहीं दिया जाएगा, इनको सारा डेटा का कंक्लूजन दिया जाएगा जो चाइनीज साइंटिस्ट बना के देंगे। ठीक है। और अच्छा, तो इनको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, इनको इन्फरेंस मिलेगा। तुम हमारे देश में आके चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ लो, हम बता देंगे। हाँ
तो फिर फरवरी 9 को बेसिकली ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं वुहान में ही, चाइनीज वाले लोग और ये इंटरनेशनल पैनल मिलके जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। उसमें एक पीटर बेन और बराक, ये दो बंदे थे जो हेड कर रहे थे इंटरनेशनल वाली साइड को, ये बोलते हैं कि वी थिंक इट्स मोस्ट लाइकली दैट इट कम्स फ्रॉम नेचर एंड that a lab incident origin is extremely unlikely and shouldn't be investigated. वो पीसी और how did they come to this conclusion? ये basically show of hand vote हुआ था, सब मिलके सारे चाइनीज वाले और इंटरनेशनल मिलके शो ऑफ हैंड वोट हुआ था, जिसमें 50% तो चाइना वाले थे क्योंकि उनको वोट करना था चाइनीज ऑफिशियल्स की प्रेजेंस में। लगता है अभी जी जिनपिंग ने मोदी जी से लोकसभा वाली वोटिंग नहीं सीखी है, ये शो ऑफ हैंड्स नहीं भाई, अरे वो सिंघम भाई वॉइस वोट से पास बॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा होगा भाई, बैकग्राउंड में उनके घर वालों को गन पॉइंट पे होल्ड करके रखा हुआ होगा और बोला होगा कि देखो अगर अभी हाथ नहीं उठाया तो गोली चला देंगे। अरे अंग्रेजी में बोलता है इसने ये बोला कि लैब लीक बेसिकली नेचुरल, ये लैब लीक नहीं हुआ, नेचुरल है और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद एक डेनिश टेलीविजन शो पे ये बंदे वापस आके बोलते हैं कि मैं उस टाइम झूठ बोल रहा था क्योंकि चाइना वाले नहीं चाहते थे कि मैं लैब लीक को मेंशन भी करूं। और उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि ये काफी वियर्ड है कि जो चाइना का वुहान का जो सीडीसी है वो बेसिकली उस वेट मार्केट के बगल में ही है, सड़क पार करते ही है। बट माय क्वेश्चन इज कि WHO से जो लोग चाइना से, उनको क्यों डर था चाइना से? तब तो चाइना में ही थे ना फिजिकली। अरे तो उसके बाद तो अरे तो क्लोन भी तो बन ही गए थे ना, पूछना पड़ेगा ब्रो। काइंड पहले तू सोच तू गया दूसरे देश में, तेरे को 2 हफ्ते तो क्वारंटाइन कर दिया, तेरे जाते ही उंगली कर दिया। तेरा इंट्रोडक्शन, तेरा वो ठप्पा लगने से पहले तो अरे मैं एक बार देखूंगा इसका कोई आर्टिकल, मेरे को याद है कि कुछ ऐसा हुआ था इनके साथ। भाई अभी हमारी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है भाई। मेरे को थॉट्स आ रहे कैसे थॉट्स आ रहे थे तेरे को? तू बहुत ही गलत तरीके से हंस रहा है। तो मेरी भाई मेरे तो ये के बाद टेड्रोस ने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी थी कि मुझे पता चला क्या हुआ और आई डोंट थिंक दिस इज द फाइनल आंसर, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, वी नीड टू हैव अ फुल इन्वेस्टिगेशन। ये टेड्रोस ने बाद में स्टेटमेंट भी दी थी पब्लिकली। और उसने एक अच्छा काम जो ये किया, उसने एक सेगो नाम की ऑर्गेनाइजेशन WHO में एस्टैब्लिश कर दी, द साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेंस। इनका इसका काम ही ये होगा और इसके पास अब वो इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी आ गई है। अच्छा, तो अभी ऑनगोइंग है, मतलब किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग? अभी स्टिल इज मैनकाइंड स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर दिस केम फ्रॉम? यस, अब ये था पूरा ओरिजिन और उसका जो इन्वेस्टिगेशन जरूरी था और उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हाल हुआ था, ये इस पे बात। अब इसके बाद का आफ्टरमैथ, इस पे जो वैक्सीन वाला मैंडेट आया उस पे कुछ ओपिनियंस प्रेजेंट करें तो जो फोर्स किया गया बेसिकली सबको वैक्सीन करने के लिए, तो मेरे को लगता है लाइक वैक्सीन बेसिकली एक प्रीएम्बल दे दूं मैं ये कि वैक्सीन बेसिकली सबसे मिरेकुलस, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक सबसे मिरेकुलस पब्लिक हेल्थ इन्वेंशन है आज तक की डेट में। और प्रोबेबली 2 से 3% लोग होंगे जो एंटी वैक्सर्स होंगे, मे बी कोविड में वो 7-8% हो गए हों। मेजोरिटी आर फॉर वैक्सीन्स और कुछ एक मेजर चंक है जो फेंस सिटर्स भी है। बट आयरोनिकली काउंटर इंट्यूटिवली जो एंटी वैक्सर्स हैं वो भी वैक्सीन की सक्सेस की वजह से ये एंटी वैक्सर हो पाए, क्योंकि जब भयानक बीमारियां चल रही थी पोलियो वगैरह, पोलियो के टाइम पे एंटी वैक्सर होना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि अब वो भयानक बीमारियां वैक्सीन की मदद से मिट गई हैं, इसलिए एंटी वैक्सर्स अब पनप पा रहे हैं। सर तो अगर तुम्हें याद हो तो वैक्सीन के टाइम जब शुरू में वैक्सीन आई थी तो कुछ अलग ही कहा गया था हमें, बाद में हमें पता चलता है कि अरे ये तो एक और लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक क्योर नहीं करती कंप्लीटली, अच्छा अभी भी मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ। शुरू में तो तुमने और कुछ कहा था, ये हमें बाद में बताया गया। स्टार्ट में हमें ये भी तो कहा गया था ना कि बिल गेट्स हमारे अंदर चिप घुसाने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई कितनी वीडियो निकली थी, मास्क खोलो तो उसमें से सिम कार्ड निकलता था। तो ये मतलब उस टाइम अथॉरिटीज की तरफ से लाइक पब्लिक को ट्रस्ट करना, लाइक पब्लिक से एंगेज करना कम ही हुआ था, बेसिकली जस्ट ट्रस्ट मी ब्रो वाला एटीट्यूड था। अब
एक क्वेश्चन ये आता है कि वैक्सीन बट उसमें मेरा काउंटर क्वेश्चन सबको ये है कि जो बूस्टर का कॉन्सेप्ट है वो तो जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स एग्जिस्ट करती हैं जो हर बच्चे को लेनी पड़ती हैं, हर इंसान को लेनी पड़ती हैं, उसमें बूस्टर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही है ना। तो एज अ वैक्सीन जो हमें मिली फर्स्ट डोज, उसके बाद हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि वी नीड अनदर बूस्टर डोज एंड देन अनदर बूस्टर डोज। नहीं, एंड आई थिंक बट इनिशियली हमें कहा गया था कि 2 डोजेस एंड यू आर डन। इनिशियली देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ बूस्टर डोज, हमें बताया नहीं गया था। जब उसमें सबको ये भी है ना कि मोस्ट ऑफन अगर तू साइंटिफिक डेटा देखे, वैक्सीन्स इन द पास्ट हैव टेकन एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 years फॉर डेवलपमेंट। दीज वर आउट इन लेस देन अ ईयर। तो उतना साइंटिफिक रिसर्च करने का भी तो टाइम नहीं मिला था। पहले जब 5 साल तक रिसर्च कर सकता था तू, तो इट वाज इजियर फॉर यू टू कंक्लूसिवली से बट दिस इज ऑल द मोर रीजन टू डाउट कि सबको वैक्सीन देनी जरूरी थी क्या, कि तुमने एक तो रिसर्च प्रोसेस को एक्सपर्टाइट किया है, अब हमें पता नहीं वो कितनी सेफ है। ये एक तुमने पहले 5 से 6 साल लगते थे, तुमने इसमें 1 साल में किया। माना कि सारा कोलैबोरेटिव एफर्ट, ह्यूमैनिटी का सारा कोलैबोरेटिव एफर्ट इस पे था, काफ़ी फंडिंग थी, काफ़ी मैन पावर थी, बट उस पे भी क्वेश्चन तो करना अलाउड ही होना चाहिए। हाँ, तो लेकिन अभी उसी में मतलब इफ आई कीप काउंटरिंग योर स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट फेज ऑफ काउंटर ये है ना कि व्हाट द वर्ल्ड सॉ विद कोविड। आई डोंट थिंक पास्ट में हमने वर्ल्ड वॉर्स के अलावा ऐसा कोई भी समय देखा है जहाँ पे एब्सोल्यूट डिसरप्शन ऑफ रेगुलर लाइफ देखा जाए। हाँ। तो उस सिचुएशन में isn't it in the best interest of the entire human race on this planet कि expedite whatever you can to the most suitable safety standards possible, but don't wait for absolutes. हाँ, true, it is. उस सिचुएशन में समझ में आ रहा है, अभी तो हो गया ना रिसर्च। मैं अभी यहाँ तो अभी तो रिसर्च ऑनगोइंग ही है ना। मैं यहाँ का बताता हूँ, जापान में अभी 5th डोज के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है कि बूढ़े लोग तो 5th ले सकते हो, ठीक है। 4th के लिए मेरे को भी आ रखा है कि तुम भी जाकर ले लो 4th। तो 5th 6th तक कहाँ जा रहे हैं लोग, अब कहाँ रुके हैं? तो ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया था ना कि जो एंटीबॉडीज हैं इसकी, जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज जनरेट हो रही हैं, उसमें जो मेजर टाइप ऑफ एंटीबॉडी जनरेट हो रही है वो पीरियोडिक वाली है, जो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 7 months मरने लगती है आपकी बॉडी में। ये तो सेकंड डोज के बाद हुआ था ना, जब सेकंड डोज रोल आउट हो गया था उसके बाद इन्होंने बोला था कि बूस्टर्स भी चाहिए क्योंकि एंटीबॉडीज मर रही हैं। जब इनिशियली जैसे इंडिया में बूस्टर का कंसेप्ट ही नहीं, तो इन्होंने इनिशियली तो ये बोला था 2 डोजेज एंड यू आर डन। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, 5-6 तक भी चली जाती है। अब अगर मान ले 10 साल बाद ये बोलते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या ये डैमेज करती हैं या नहीं, इस पे कोई रिसर्च ही नहीं हुई है लॉन्ग टर्म। करेक्ट। तो अब ये डैमेज करती हैं या नहीं, ठीक है, और पूरे पॉपुलेशन को कॉर्पोरेट बॉम्ब करने की क्या जरूरत थी वैक्सीन की? ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या सबको जरूरत थी जो ऑलरेडी, क्योंकि इस पे भी मैं आऊँगा कि साइंटिफिक रिसर्चेज 120 पेपर्स हैं जो ब्राउनस्टोन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पब्लिश्ड हैं। वो कहते हैं कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो कंप्लीट एंड रोबस्ट है, तो जो जिनको ऑलरेडी एक बार कोविड हो गया वो कभी फैला ही नहीं सकते और उनको दोबारा नहीं होगा। तो क्या उनको भी वैक्सीन देने की जरूरत थी जब इसकी रिसर्च एक्सपर्टाइट हुई है? जो कि आई टेक योर पॉइंट। उसमें मेरा बस एक थॉट ये है कि आई थिंक वी ह्यूमंस आर वेरी पैरानॉइड अबाउट आवर ओन सेफ कीपिंग। तो उस पॉइंट पे अगर तू पॉपुलेशन को ये बोलता कि हम डिसाइड करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है, तो देन इट वुड बी वेरी एंटी डेमोक्रेटिक टू ह्यूमन लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। नहीं, बट आई एम काउंटरिंग यू, बट व्हाट आई एम सेइंग इज लेट द पॉपुलेशन डिसाइड कि मुझे लेना है कि नहीं लेना। दैट इज वेरी डेमोक्रेटिक। दैट इज समथिंग दैट इज देयर ना, मतलब तो वही तो बस एंटी वैक्सर और वैक्सर के बीच में डिफरेंस हो गया ना। जो पॉपुलेशन को तो डिसाइड करने ही दिया ना हमने, कहाँ किसी को घर से निकाल के हमने वैक्सीन दिया। मेरे को एयर ट्रैवल नहीं करने दिए रे, मेरे को एयर ट्रैवल नहीं करने दिया, सिर्फ एक ड्यूरेशन के लिए ना। अब तो खुल गया, तो तब तक मैं एयर ट्रैवल ना करूं 1 साल तक, 1-1.5 साल तक। तो देखो एक बेस्ट इंटरेस्ट में पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी की तरफ पुश नज करने की कोशिश की जा रही थी लोगों को कि जाओ ले लो। और मेरे को नहीं लगता इंडिया में कभी ऐसा वो हुआ था कि वैक्सीन नहीं लियो तो तुम नहीं कर सकते ट्रैवल। वो था ना कि टेस्टिंग करा के कर सकते हो। नहीं, हाँ, नहीं डोमेस्टिक में भाई तू नहीं, अगर तू नॉन वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए यू हैव टू कैरी 24 आवर्स पहले। वही ना वो तो था ना ऑप्शन। मतलब मैं जस्ट चेक कर रहा हूं। इंडिया में तो था, इंडिया में तो डेफिनेटली बाहर भी था इंटरनेशनल। बट ठीक है, इस पे नहीं जाते। सबको का पॉइंट ये है कि मतलब सबको कराने की जरूरत ठीक है, चल ठीक है, तो वहां पे हाँ तो नहीं, बट मेरा पॉइंट तो यहाँ पर ये है कि आई थिंक तू बता दे अपना पॉइंट, तेरे बहुत चल हो रही है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंस लाइक ये अपना
ये जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग थे, अनवैक्सीनेटेड लोग बच जाते, उनके थ्रू भी तो जो म्यूटेशन जो तू बोल रहा है, जितनी ज्यादा इन्फेक्ट होंगे लोग उतनी ज्यादा म्यूटेट करेगी वायरस और उतना ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा सीवियर बन जाए। कैरियर तो अरे तो कैरियर वाला concept वायरस है। का फैलना इज अ बट चेन इफेक्ट मैं ना। तो निखिल मैं क्या कह रहा हूँ कि जो जिनको एक बार हो गया कोविड और जिनके नेचुरल इम्यूनिटी आ गई वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे करेंटली। जिनको वैक्सीन दिया गया है उनको दोबारा हो भी सकता है और वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो वैक्सीन ने भी अगले म्यूटेशंस तो नहीं रोके। बट वही है कि आई थिंक वो इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है कि वी वर लर्निंग इन हाइंडसाइट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज एक्सपेडाइटेड। मैं तो वैक्सीनेशन के बाद भी पॉजिटिव हुआ था, मजा आ गया। During the vaccination trials we had enough data to make this decision. तो मेरा तो यही पॉइंट है इसमें कि भाई प्रिवेंशन इज, उन्होंने ये चूज किया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि या तो रुक जाएगा वैक्सीन से, नहीं रुका तो वैसे ही हो रहा है। Unless the cure is worse than the disease. यस बट उस पॉइंट पे मास ग्लोबल तो यही था ना कि भाई ट्रांसमिशन रोक लो। अभी भी तो हम हाइपोथेटिकल में बात कर रहे हैं ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वैक्सीन माइट कॉज सम इशू। मतलब ये भी हाइपोथेटिकल है कि हो सकता है कुछ दिक्कत कॉज करे। सकू से प्लॉजिबिलिटी की बात कर रहा है कि आज से 10 तो साल बाद अगर तेरे को इसके रेपरकशंस फील होने लग गए और तब तू अगर ये बोलने लगे कि भाई मेरे साथ ये क्यों किया गया था। हाँ, तो जैसे मतलब हमने पहले बोला था कि 2 डोज देंगे, फिर 5 डोज दिया। अब जैसे पहले नहीं बताया था कि 5 डोज चाहिएगी, क्या पता 10 साल बाद बोले कि हो सकता है ये दिक्कत हो। इसलिए और मेरा जो मेजर ब्रॉड पॉइंट है कि आगे किसी को लगवा ही नहीं रहे। मेरा ब्रॉड पॉइंट ये नहीं है कि वैक्सीन नहीं देनी चाहिए थी। मेरा ब्रॉड पॉइंट ये है कि वैक्सीन सबको नहीं देनी चाहिए थी। और सबको इससे तो ये भी इंडिकेट कर रहा है क्या कि जो मतलब काफी एविडेंट भी था कि जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल जायंट्स हैं, ठीक है, जैसे फाइजर हुआ, जिन्होंने वैक्सीन बनाए हैं, तो इन्होंने मैं उस पे आऊं 1 मिनट। उससे पहले मैं थोड़ा वैक्सीन के बारे में मैं बात कर लूं। हाँ, उनका तेरा पॉइंट मैं ले रहा हूं कि लाइक उनके पास भी प्रायर मोटिव था, इकोनॉमिक मोटिव था, उस पे भी बात कर लेंगे। बट एक पॉइंट कि अगर वैक्सीन मान लो कि वैक्सीन कोई हार्म नहीं करती, तो भी अभी विच इज नॉट द केस विच आई विल प्रेजेंट कि ये हार्म करती हैं। अगर इट इज द केस कि वैक्सीन हार्म नहीं करती, तो भी लाइक द आइडिया दैट एनीबडी वुड वैक्सीनेट पीपल हु आर नॉट एट रिस्क and who have a long life ahead of them, because children were not at risk, and expose them to this expeditedly tested vaccine when the natural immunity is better for them than the vaccine provided immunity, and the treatment is available now. तो अभी तो उसमें क्या ये देना ठीक था कि नहीं था? जैसे हम न्यूमोकोकल वैक्सीन सिर्फ सीनियर्स को देते हैं, बच्चों को नहीं देते, क्योंकि उनके न्यूमोनिया का रिस्क नहीं है। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। तो नहीं, बट इसमें ना सबको एक प्रॉब्लम और थी कि जैसे मैंने अपनी सराउंडिंग्स में ये नोटिस किया था कि इंडिया में द रोल आउट हैपेंड क्विकर फॉर एल्डर्स कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड बाय अ लॉन्ग मार्जिन। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में इट हैपेंड विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 3 months, इंडिया में इट हैपेंड ओवर 7 to 8 months का पीरियड। एंड आई कुड सी in and around my surroundings, parents were extremely paranoid and constantly questioning कि भाई गवर्नमेंट बच्चों के लिए वैक्सीन क्यों नहीं ला रही, बच्चों के लिए वैक्सीन क्यों नहीं ला रही, मेरे को लग गई तो मेरे बच्चे को भी लगा ही दो ना। तो आई थिंक पैरानोया इन द सोसाइटी प्लेज अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन दैट द गवर्नमेंट मेक्स। अभी उस पॉइंट पे अज्यूमिंगली गवर्नमेंट ये डिसीजन ले लेती कि बेस्ट केसेस पे वैक्सीन लगा लो। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कह रहे थे ना कि ये 18+ ही है ये सारे वैक्सीन। उन्होंने बाद में फिर अपने वर्जन्स निकाले कि हाँ ये अब 12+ के लिए हमने बना दिया, अब 5+ के लिए बना दिया। उन्होंने तो बाद में वर्जन्स निकाले उस पे, ये भी है बात। पर ध्रुव, तूने गवर्नमेंट ने उन ऑडियंस को केटर कर दिया, उस प्रजा को केटर कर दिया जो अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाना चाहती थी, जो अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलाना चाहती थी लेकिन स्टिल दे वांटेड टू मूव अराउंड, दे वांटेड टू गो ऑन देयर जॉब्स। उनका क्या? उनको तो केटर नहीं किया। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये मैंडेट जरूरी था? क्या जो 2 इंसेंटिव, कैरेट या स्टिक, क्या स्टिक जरूरी थी? सिर्फ कैरेट से काम नहीं चलता। तो लार्जर क्वेश्चन मेरा यही है कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैंने तो ये मैंडेट कहीं फेस नहीं किया कि इन इंडिया फॉर यू टू मूव अराउंड और टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन थिंग्स आपके लिए मैंडेटरी था। गवर्नमेंट लेवल पे तो आई एम 100% श्योर ऐसा कोई मैंडेट नहीं निकला था। यस, ऑर्गेनाइजेशंस इन देमसेल्व्स वर मेकिंग सर्टेन मैंडेट्स कि स्कूल्स बोल रहे थे कि आपको अपने बच्चे को अगर इन क्लास भेज के पढ़ाई करवाएंगे आपका बच्चा वैक्सीनेट। मैं भी इसमें थोड़ा सा आई डोंट थिंक उसमें गवर्नमेंट का कोई वो है कि इंडिया में विलिंगली लोग जा रहे थे। ऑर्गेनाइजेशंस वर टेकिंग दिस डिसीजन। क्या पटवारी तू कह ले पहले, उसके बाद मैं कहता हूं।
मैं बोल रहा हूँ कि जो ध्रुव बोल रहा था कि लाइक इट वाज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर मेकिंग द डिसीजन कि जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाना है तो अगर तुम वैक्सीनेटेड नहीं हो तो मे बी तुमको घुसने नहीं मिलेगा, कहीं कहीं चेकिंग हो रही थी कोई कॉन्सर्ट्स में कहीं पर, तो इट वाज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का डिसीजन, नॉट आई थिंक गवर्नमेंट में। इंडिया में तो मैंने मेरे को भी नहीं किया ऐसा। हाँ लाइक इंडिया में मे बी उतना ना हो, बट मैं वैसे ओवरऑल ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वाइड ही बात कर रहा था, क्योंकि मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो मेरे को वैक्सीन चाहिए ही चाहिए। बट मैं इसी से फिर से तू भी कुछ बोल रहा वापस था आऊंगा। हाँ, मैं इसी से वापस आऊंगा ध्रुव के पॉइंट पे कि पैरानोइड सिर्फ पेरेंट्स का ये नहीं था कि बच्चों को लगाते। मेरे को लगता है इंडिया में 90-95% लोग विलिंगली लगवा रहे थे वैक्सीन कि हाँ ये कुछ ऐसा आ गया है कि हमें लगवाना ही लगवाना है वैक्सीन, ऐसे करके लोग। मेरे फादर को यूएई में जल्दी वैक्सीन लग गए थे। यूएई आल्सो ओपन वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन फास्टर देन इंडिया। मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स हैं वो अपने बच्चों को दुबई लेके गए वैक्सीन लगवाने। इतना बुरा हाल था भाई कुछ लोगों का। तो हाँ मतलब मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा वेस्टर्न टेक है इस पे कि यूएस में पता है कि एंटी वैक्सर्स बहुत थे, मतलब सब्सटेंशियली इंडिया से तो काफी ज्यादा थे वहाँ। मे बी इन टर्म्स ऑफ इंडिया में नंबर्स भी एंटी वैक्सर्स काफी हैं, गांव में तो किसी ने नहीं लगवाई वैक्सीन, गांव में किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। और मेरे भी कुछ जैसे घर पे जैसे मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, वो लोग ने उनके पेरेंट्स जैसे जो गांव मतलब वो लोग गांव से माइग्रेट करके जो आए शहर में, उनको भी नहीं लगवाने दे रहे। मतलब जो बड़े लोग हैं पेरेंट्स उनके घर में की मतलब जरूरत ही नहीं है, तुमको कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अभी भी मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस है या मतलब जो गांव से लोग आए हैं जो अभी ज्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं आएंगे उनमें थोड़ा है। बट जो हमारा कोविन का डेटा आ रहा था, तो इन टर्म्स ऑफ कोविन नंबर्स आई थॉट वी हैड वेरी हेल्दी वैक्सीन इनटेक। वो एब्सोल्यूट नंबर्स देख रहे थे ना। हाँ तो एब्सोल्यूट की बात सबको जहाँ से आपने वाकई कर रहे कि गांव के लोगों ने नहीं लगवाया। मैं जहाँ जानता हूँ वहाँ पे तो मेरे को पता है कि गांव के लोगों ने लगवाया। नहीं, सबको ने बोला कोविन का डेटा है भाई। कोविन का डेटा तो मेरे पास खुद के पास एंटीडोट है कि मैंने गेम किया उसको। अरे ठीक है, मतलब वो ट्रिक्स तो कितने लोग करते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो थोड़ा फ्लॉ, इतना बड़ा सिस्टम बनाया तो वो प्लस माइनस 1% चलेगा, मतलब उतना। बिकॉज एट द current data जो suggest करता है 220 crore vaccines have been administered in the country। ठीक है, तो अगर हम 20% लोगों को भी ये मैं लीवे दे दूं कि 20% people are faking the system। नहीं उतना नहीं, still looking। अरे still उसमें मैं तो 20% भी ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा। मे बी 5% से कम का ही रेशियो रहेगा जो सिस्टम को गेम कर रहे हैं। तो you're looking at about 200 crore vaccines। एंड अगर मैं ये मान लूं कि सभी ये 200 करोड़ में वो लोग हैं जिन्होंने 3 बार लगवा ली, तो काफी हेल्दी नंबर हो गया ना अपनी पॉपुलेशन। पिछले 24 घंटे में 310 वैक्सीन लगी है। हाँ तो अभी तो लग रही है। तो 200 डिवाइडेड बाय 3 करेगा तो कितना हुआ? तो दे मेंशन कि डोज 1 लेने वाले इतने हैं। कितने लोगों ने लिया? 2.5 से कर लें। हाँ, तीसरा दिख रहा है चाहिए। तीसरा देख लो मेरी स्क्रीन पे, तीसरा इज ओनली अबाउट। हाँ चलो एब्सोल्यूट नंबर्स ही देख रहे हैं। 22 लाख लोगों ने ही लिया है तीसरा डोज। 102 करोड़ पीपल ने एक 22 करोड़ है वो। 22 लाख कहाँ से है वो? 95 करोड़ दो लगाए। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में 22 लाख इज अ ड्रॉप इन द ओशन। और इसमें भी अगर कवरेज का देखे तो अभी भी 5 साल से नीचे वाले बच्चे नहीं लेते हैं ना, कुछ है ना, वो क्या है, वो भी ऊपर ही है ना। तो इंडिया में काफी ट्रस्टिंग लोग हैं वैक्सीन की तरफ। अगर फर्स्ट डोज 102 करोड़ पीपल हैव टेकन, दैट्स मैसिव नंबर्स। हाँ, ऑलमोस्ट 80% के आसपास। आई थिंक ट्रस्टिंग की जगह वही पैरानोया वाली बात है कि भाई ले लेते हैं, कुछ बच ही जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इंडिया में वो सिस्टम है अभी भी कि ना कि वो गवर्नमेंट पे बिलीव है लोगों को कि ना कि अगर कह रही है तो करवा लो काम। ठीक है, वो है अभी भी, वो सिस्टम है अभी भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, मुझे तो जो लगता है वो दूसरी तरफ बहुत कम वो है, पैरानोइड बहुत कम है। गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बेशक बहुत ज्यादा ना हो, ये बहुत कम है कि कुछ गड़बड़ कर देंगे हमारे साथ। और खुद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही रहते हैं। हमारा जो हाइजीन वगैरह है वो बहुत ऐसे हाई स्टैंडर्ड तो होता नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं, पर शहर तो मिनिस्क्यूल। हाँ मिनिस्क्यूल है, बट शहरों के लोग तो भाई अपनी मौत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो एक मैं कुछ डेटा बताऊं तो अगर mRNA वैक्सीन के 1 मिलियन डोज देते हो तो 57,000 कोविड-19 केस प्रिवेंट होते हैं 1 मिलियन डोज पे। हाँ, 500 कोविड रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट होती हैं 1 मिलियन डोज पे। 170 ICU एडमिशंस प्रिवेंट होते हैं। एंड द प्राइस वी पे इज 73 केसेस ऑफ वैक्सीन एसोसिएटेड मायोकार्डिटिस।
दिल की दिक्कत है। हाँ तो बट दिस डेटा इज फ्रॉम वेयर लाइक बट ये मेरे को पोस्ट में डालना पड़ेगा। इसमें हाँ, ये एक डॉक्टर था जिसने बताया था ये मेरे को, क्योंकि ये तो सुन रहा था बहुत जिसको। टेरेबल ऑड्स हैं बट एंड फॉर अस टू बी क्लेमिंग कि वैक्सीन एफिकेसी इज एट 80%, 90%, 96%। नहीं बट तो ये पर mRNA वाली वैक्सीन की है, I मॉडर्ना फाइजर saw- वाली नहीं है। I हाँ तो saw उन्होंने reels- तो 90 प्लस कोट किया था I ना, s- एमआरएनए वैक्सीन का तो 90% प्लस है, नहीं, but बाकी तुम तो ये इस जो डे- अपनी जो इंडिया में लगी दैट्स ऑल 70 to 80% वाले ब्रैकेट्स। बट तुम इस डेटा में ये भी तो देखो ना कि इसमें ऐसा तो जरूरी नहीं था ना कि जो 1 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगी उनमें से 1 मिलियन सारे के सारे कोविड-19 होने वाला था, सबको हॉस्पिटलाइजेशन होने वाली थी। तो उनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन थी उसका भी बहुत छोटा फ्रैक्शन था और उस फ्रैक्शन का छोटा फ्रैक्शन प्रिवेंट हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। तो डोंट टेक हाँ, दोस क्योंकि 1 मिलियन से 1 मिलियन में मतलब 100,000 को कोविड होने वाला था, अब 43 को ही हुआ, तो हमने 57 प्रिवेंट कर दिया। हमारा एट वर्स्ट वो क्या था, एट इट्स पीक हॉस्पिटलाइजेशन परसेंटेज क्या चल रहा था, 10% 12% ऐसे कुछ था ना। ओमिक्रॉन में, हाँ ओमिक्रॉन पे तक वैसे वैक्सीन काम नहीं कर रही थी ना। हाँ वो भी था। डेल्टा था ना जिसमें हाँ। वैक्सीन काम, डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा। नहीं ओमिक्रॉन पे नहीं, वी हैड वर्स्ट नंबर ऑफ केसेस ड्यूरिंग डेल्टा बट ओमिक्रॉन पे वैक्सीन वाज नॉट वर्किंग, ये मेरे को याद है। अच्छा बट ओमिक्रॉन सबसे में ज्यादा हाँ डेल्टा ओमिक्रॉन तो थर्ड वेव था ना। थर्ड वेव पता नहीं, नंबरिंग तो पता नहीं जो इंडिया में जो लाशें बिछी थी वो डेल्टा के टाइम पे। हाँ तो वैसे वैक्सीन के जो फर्स्ट मोर्टेलिटी साइंस इमर्ज हुए थे वो जनवरी 22 को इमर्ज हुए थे, जब एक 182 डेथ्स रिकॉर्ड करी गई थी। पर बेसिकली तो ये जो रोज एंड मैकलेनिन ने बेसिकली एक एनालिसिस किया था वैक्सीन का सीनियर्स में, तो उन्होंने दिखाया था कि जो लोग मर रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद, जो लोग मर रहे हैं उसमें से 50% 48 घंटे में मर जाते हैं 2 दिन में, 80% एक हफ्ते में मर जाते हैं, और जो लोग मर रहे हैं वैक्सीन के बाद उनमें से 40% डेथ्स वैक्सीन की वजह से होगी। सीनियर्स में जो लोग मर रहे हैं कोविड की वजह से उसमें 50% 2 दिन में मरते हैं, 80% एक हफ्ते में मरते हैं, और उस मरने वाली पॉपुलेशन में से 40% वैक्सीन की वजह से मरते हैं। और एक और जो काफ़ी शॉकिंग होग एनालिसिस था कि children between 12 and 17 are more likely to be hospitalized by myocarditis from vaccine than from ever getting hospitalized by COVID. ऐसा कोई डेटा है क्या सकू जो जहाँ पे ये हमें पता चलता हो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल्स डिड द वैक्सीन कॉज एनी डेथ्स या ऐसा कुछ? कम अगेन ध्रुव, समझ नहीं क्या बोला तुमने। जो मेरे को ढूंढना वैक्सीन पड़ेगा। ट्रायल्स थे ड्यूरिंग द ट्रायल्स, क्योंकि ये चीज मैं अभी बैठा सोच रहा हूँ, तो ये सबने कहा कि ट्रायल्स के आउटकम सेफ हैं, लेकिन किसी ने भी इन डेप्थ ट्रायल्स के आउटकम की बात नहीं करी, जो मुझे अब लग रहा है बैठ के यहाँ पे जब जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कभी खुद पर्सनली ध्यान नहीं दिया कि ट्रायल्स के आउटकम थे क्या, सिर्फ इतना ध्यान दिया अरे ट्रायल फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, अब मेरे को लगने लगेगी। हां एफिकेसी क्या है ये वो मैंने एक वेबसाइट पे देखा तो था, और एक डॉक्टर पीटर नंबर थ्रो किया जा रहा था कि 60%, 70%, 80%, उस पे तो हर किसी ने ध्यान दिया, बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव इंपैक्ट्स आफ्टर ट्रायल्स? हाँ, तो एक जो डेटा मेरे पास है नेगेटिव इम्पैक्ट आफ्टर ट्रायल्स नहीं, आफ्टर रोलिंग आउट ऑफ वैक्सीन, वो मैं कुछ बता दूं तो ये मायोकार्डाइटिस ये बार बार आ रहा है, दिल की दिक्कत वाला, क्योंकि ये वैक्सीन कुछ, एक तो J&J वाली तो ब्लड क्लॉट ही कर रही थी, वो तो अलग ही थी, बट ये दिल की दिक्कत कर रही थी, ये परमानेंट इंजरी कॉज कर रही है हार्ट को। तो ये मायोकार्डाइटिस बेसिकली पहले कोविड से पहले अंडर 50 वाली पॉपुलेशन में 4% था, 4% पर मिलियन पर ईयर। अंडर 50 पीपल में 4% लोगों को ये होता है पर ईयर पर मिलियन। और कोविड तो यूएस की स्टडी है, यूएस में एक अंडर 50 अप्रोक्सीमेटली हाफ लोग हैं, 160 मिलियन लोग हुए वो, 160 मिलियन का 50 मतलब वो 4% करोगे तो 6400 होता है। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो पहले के ट्रेंड थे उसके अकॉर्डिंग 6400 ये मायोकार्डाइटिस के केस होने चाहिए थे। पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन ये 11,000 थे, तो ऑलमोस्ट डबल हो गए थे मायोकार्डाइटिस। और ये डिस्कशन, one question is how can you say that this was due to vaccination and not due to the adverse effects of COVID-19? क्योंकि COVID-19 के भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, तो इट इज वेरी पॉसिबल कि COVID-19 की वजह से तुम्हें हार्ट डिजीज हो रहा हो, बट क्योंकि वो वैक्सीनेशन वहाँ पे थी तो उस तरफ डेटा प्लग किया जा रहा हो। ट्रू,
बट एट द सेम टाइम मतलब ये चीज़ मैंने भी घर पे काफ़ी डिस्कस करी है विद माई फैमिली दैट आई एम पर्सनली हियरिंग a lot more number of cardiac arrest cases in youngsters post अचानक the मर जा रहे हैं भाई बाद में post the entire covid वाला सिनेरियो. अब वो कोविड वैक्सीन की वजह से है या कोविड के साइड इफेक्ट्स हैं, नो क्लैरिटी ऑफ कोर्स, बट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये न्यूज़ सुनना कि अरे उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया. एंड यंगस्टर्स, चिल्ड्रन एज यंग एज 10th स्टैंडर्ड किड्स, 11th स्टैंडर्ड किड्स. तो ये एक तो हमने वैक्सीन की बात करी और ऐसा लग रहा था ड्यूरिंग कोविड भी कि सारे वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इलाज की कोई बात ही नहीं कर रहा था, इलाज पे कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा था कि इलाज कैसे करें. तो एक्सेप्ट बाबा रामदेव, एक्सेप्ट मोदी जी. हाँ, एंड मोदी जी हाइपोक्लोरोक्विन. हाँ, तो ये पीटर मैक्लो करके बंदा है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है टेक्सास यूनिवर्सिटी में. ये अपनी फील्ड का जो हार्ट और किडनी से रिलेटेड है, अपनी फील्ड का मोस्ट पब्लिश्ड आदमी है इन हिस्ट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, इसने कहा था कि इसने सेनेट में, यूएस सेनेट में टेस्टिमनी दी थी कि एनआईएच की गाइडलाइंस थी कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले पेशेंट्स को घर भेज दो. अगर हॉस्पिटलाइजेशन से पहले वो आते हैं कोविड के सिम्टम्स लेके तो उनको घर भेज दो, कुछ नहीं कर सकते. लेकिन इसने उनको डिफाई करते हुए ट्रीट किया और सक्सेसफुली ट्रीट किया. मीनवाइल ही वाज डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग. उसका पॉइंट ये था कि सब जो ट्रायल्स हुए ड्रग्स पे, ट्रीटमेंट ड्रग्स पे, वो सब इंडिविजुअल ड्रग्स पे हुए हैं सारे ट्रायल्स. जबकि उसमें पता चला एफर्ट्स में कि 5 से 6 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है जो काम करता है. मतलब कैंसर, HIV वगैरह के हाई-फाई वायरसेस को भी आप 5-6 ड्रग्स मिला के ट्रीट करते हो और सारे वो इंडिविजुअल उसको कर रहे थे. तो उसने जो पाया आपने उसमें कि उसने 85% रिडक्शन किया हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ में इस ट्रीटमेंट के थ्रू. क्योर पीरियड 14 दिन से घटा के 4 दिन कर दिया. और ये 4 दिन बाद ये पेशेंट्स इम्यून हो गए हैं, इनके पास नेचुरल इम्यूनिटी है जो कि रोबस्ट और कंप्लीट है. अब ये कभी दोबारा इनको कोविड नहीं होगा और कभी इनको ये किसी पे स्प्रेड नहीं करेंगे. बट इनको भी वैक्सीन दी गई. पोस्ट डेल्टा इंडिया में भी एक मिरेकल ड्रग के नाम से एक कॉम्बिनेशन ड्रग बेचा जा रहा था. आई डोंट नो इफ इट वाज बेस्ड ऑन द सेम रिसर्च. हाँ, बट अगेन ये तो हुआ ना और कि यहाँ पे हमने एंड कर दिया कि इसने कहा तो मान लेते हैं बातें, लेकिन उस पे भी अगर डेटा अवेलेबल ऐसे हो कि ना जिसके साथ इसने एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स से कितने लोगों को इसने जो मिक्स डोजेस दी है, उस पे ये तो यही है ना कि इसने एक स्टेटमेंट दिया कि ये 85%, व्हाट वाज दैट 85% नहीं, इसने एक पीयर रिव्यूड फिर लिखा है सारे को डॉक्यूमेंट करते हुए. वो डॉक्यूमेंट इसने पब्लिश करने की कोशिश करी, वो ब्लॉक हो गया. फिर इसने यूट्यूब पे डाला, वो यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया. अब इस पे ट्रीटमेंट के टाइम पे अब सेंसरशिप पे आ जाते हैं. जब ये बंदा अपने जो काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, ये बंदा अपने आप में वो कर रहा है, इसको सेंसर कर दिया ट्रीटमेंट जो कर रहा है ये. क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो जेनेरिक ड्रग से कर रहा है. अब जेनेरिक ड्रग्स के पेटेंट ओवरलैप हो चुके होते हैं तो उनमें कुछ ज़्यादा लुक्रेटिव नहीं है वो बिग फार्मा के लिए. तो सेंसरशिप ये तो एक टिन बड़ी फॉइल चीज वाली थी. स्टेटमेंट है. सेंसरशिप तो जब हम देखते हैं कोविड के पूरे टाइम पे, तो सेंसरशिप अब एक क्लियर डिवीजन रखते हैं कि सेंसरशिप किसका हो रहा था और कौन कर रहा था सेंसरशिप. ठीक है, तो ये एक रनडाउन जल्दी जल्दी ले लेते हैं. ठीक है, कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, राइट. सबको एक ब्रीफ दे कि सबसे पहले सेंसरशिप में मेरा तो बस एक ही पॉइंट है कि भाई स्टार्टिंग में जब अपना कोविड फैल रहा था, जिस तरीके से सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था ना कि देखो चाइना ने 2 दिन में हॉस्पिटल बना दिया, चाइना ने आधे दिन में हॉस्पिटल बना दिया, चाइना में बीमारी फैल रही है उसके बारे में किसी को बात ही नहीं करनी, ये देखो पूरा शहर बना दिया हॉस्पिटल. याद नहीं बात होती थी कि 2 करोड़ सिम डेड हुए हैं उस टाइम पे, ऐसे बातें बताई थी कि 2 करोड़ लोग मर गए हैं, उनके सिम अब काम नहीं कर, ऐसे कुछ बातें होती थी जब शुरू में आया था. और ये दिसंबर की बात है, दिसंबर जैन की बात है, 20 जैन या 19 दिसंबर. तो सेंसरशिप में लेकिन चाइना ने तो बहुत ज्यादा ही अपना डेटा छुपाया था, इवन ड्यूरिंग कोविड, लाइक द नंबर ऑफ डेथ्स एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट चाइना में तो सेंसरशिप है ही, वो तो ऑल राउंड ही हाँ, है. वो तो डिफॉल्ट है. हाँ, वो अब तो इंग्लिश इंटरनेट की बात हो रही है. इंग्लिश इंटरनेट पे जो सेंसरशिप हो, ये की थी, एक पूरा कंसोर्टियम था ये पूरा. मतलब ट्विटर था, फेसबुक था, रूटर्स था, फाइनेंशियल टाइम्स था, वॉल स्ट्रीट जर्नल था, न्यूयॉर्क टाइम था, सब थे इसमें, ये सब कर रहे थे. और क्या कर रहे थे ये इन्होंने अपने आप को आर्बिटर ऑफ ट्रुथ अपॉइंट कर दिया था
और ये कह रहे थे कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें करना है प्रिवेंशन ऑफ मिस फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, हाँ, करेक्ट। और ये कैसे कर रहे थे आर्बिटर ऑफ ट्रूथ? इन्होंने कहा कि हम WHO और CDC को फॉलो करेंगे, जो वो कहते हैं वो ट्रू है। ये इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे ये यही जाने, क्योंकि काफी चीजें WHO ने कही जो ट्रू नहीं निकली। हाँ, तुम कहीं पे भी देख लो, इवन इंस्टाग्राम पे भी नीचे वो सीधा WHO का लिंक दे देता था कि भाई कोविड अगर वर्ड में लिखा हुआ है तुमने तो ये लो WHO चले जाओ। इस वीडियो के नीचे भी डेफिनेटली मिलेगा। ट्विटर भी ऐसा काफी कुछ कर रहा था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका हमें पता नहीं, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये रहा CDC का लिंक, ये रहा WHO का लिंक। ऐसा तो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक सेकंड बस, अब ये जो हम बोल रहे एक सेकंड लास्ट, ऐसा लिंक हमारे MH37 वाले के YouTube वाले के नीचे भी है, उसका लिंक देख लो यार। इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। नहीं Yes. हाँ तो अगर आपको दिखता है तो लाइक करके हमें बता दो कि यू सॉ दैट लिंक। गुड। हाँ, तो निखिल निखिल भाई क्या बता। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था कि लाइक जो ये हम बोल रहे हैं कि WHO की जो बात है ये इन्होंने कैसे सोर्स ऑफ ट्रूथ मान लिया, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो आई थिंक हमने वो सेंसरशिप के बिना भी एक पीरियड देखा था, राइट, जो शुरू का पीरियड था नहीं कि जिस तरीके से, हाँ भाई, जब वो इन्होंने जब शुरू में आया था तब तुरंत सेंसरशिप थोड़ी इंप्लीमेंट हो गई थी, लाइक अच्छा हाँ After, वेस्टर्न मीडिया, मतलब- हाँ ठीक है सॉरी हाँ मतलब ये मीडिया, ये जो अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, राइट, तो जो वो पीरियड था जो हमारे को जो जैसे मैसेजेस आते थे, जो ऑनलाइन जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा था कि ये कर लो, मिर्ची के पानी से नहा लो, अरे इंडिया और ऐसा ये कर चाइना लो। में तो कोई भी नहीं बोल रहा था। नहीं, और नहीं, ये चाइना ये सब तो भाई सेंसरशिप यार, के बाद भी कुछ नहीं इफेक्ट हुआ। भाई हाँ ये सेंसरशिप के बाद वो- कौन सा रुक गया? इंडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो आज तक चल ही रही है। हाँ, और डेमोक्रेटिक कोविड, कंट्री ये है, सिर्फ कोविड इंडिपेंडेंट। फिनोमेना भी कहाँ है, ये सिर्फ कोविड फिनोमेना भी कहाँ है, पोस्ट कोविड प्री कोविड भी तो यही आ रहा हाँ। था तेरे पास कि मिर्ची से नहीं, तो मेरा पॉइंट ये इंडिया है में कि absolute सोशल freedom मीडिया of पे speech जो है भाई, मिसइन्फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में सब कुछ ऐसे फ्लो में चल रहा था, कोई सेंसरशिप नहीं। राहुल गांधी के अलावा सब बोल पा रहे हैं इस देश में। एंड सबसे फाड़ तो वो था कि भाई अगर तुम्हारे को टेस्ट नहीं आ रहा है तो नींबू को जला के खा लो तो टेस्ट आ जाएगा। ये भी था क्या? हाँ भाई। अरे यार मेरा मिस हो गया ये तो कहना तूने किया था तो कि नींबू कुछ जलाया जो था क्या? कोविड रिलेटेड कुछ सेंसरशिप के जो केसेस थे, जैसे वो ऐसे थे कि एक राउंड टेबल था अप्रैल में, रोन डिसेंटिस फ्लोरिडा का गवर्नर है, जो अभी वो भी कर रहा है बेसिकली अब प्रेसिडेंशियल स्टैंडिंग इलेक्शन फॉर में भी। प्रेसिडेंट, हाँ, तो competing with उसका एक राउंड टेबल था, उसका मार्टिन कुलड्रोफ करके एक बंदा है, डॉक्टर स्कॉट एटलस, डॉक्टर जेब भट्टाचार्य, डॉक्टर संजय गुप्ता, ये सब बात कर रहे थे कि क्या बच्चों में मास्क काम करते हैं कि नहीं, और क्या वैक्सीन मैंडेट जरूरी है कि नहीं। ये यूट्यूब ने फ्लोरिडा के गवर्नर का वो टेक डाउन किया था वीडियो, और फिर ये मार्टिन कुलड्रोफ ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था, जहाँ पे वो आइसलैंडिक चीफ ऑफ एपिक नॉलेज की उसको रीशेयर कर रहा था, बेसिकली रीपोस्ट कर रहा था, जो आइसलैंड का मतलब अथॉरिटी है, आइसलैंड का CDC का हेड है, इक्विवेलेंट है, वो जो कह रहा था उसको भी लिंक्डइन ने सेंसर किया। अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज वाली चीजें भी सेंसर कर रहे हैं, तो आइसलैंड के अगर CDC की बात माननी जरूरी नहीं है, US के CDC की बात माननी जरूरी है, ये लिंक्डइन ने डिसाइड किया फॉर पीपल। बिकॉज़ लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है, उसने अपनी हायरार्की सेट कर ली ना। हाँ, तो ये अब ये ऐसे कुछ केसेस थे कि ये इन्होंने सेल्फ अपने आप को लाइक अपॉइंट कर लिया था आर्बिटर ऑफ ट्रूथ। अब वो एक ओपन क्वेश्चन है कि क्या ये ठीक है, क्या नहीं है ठीक है, इस पे बात कर भी सकते हैं और ऑडियंस के सोचने के लिए भी छोड़ सकते हैं। हाँ ये होमवर्क है आपके लिए। तो आई गेस है ना? हमने और बहुत सारी बातें कर ही ली है कोविड पे कि कैसे कैसे चीजें आई, कोविड कैसे फैला। एक चीज मिस हो गई अपनी। क्या? एक चीज मिस हो गई, हमने मतलब अगर हम अब इस पॉसिबिलिटी में घुसे ही हैं इस टॉपिक में कि हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस के बियॉन्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफिट X बीइंग रिस्पांसिबल फॉर दिस? हाईली लाइकली, हाँ हाईली लाइकली ये क्योंकि हम तो सब डिल्यूजनल तो हैं ही हम तो डिल्यूजनल तो हैं ही। हाँ। क्योंकि ऐसा ही क्यों मानना है कि कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या कोई वैसी हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी? ध्रुव क्यों नहीं था द उसमें? लीग की, हाँ ध्रुव पे क्यों नहीं? हाँ पॉसिबल है भाई, हाँ। फॉर ऑल यू नो भाई- इट वाज मी। भाई विघ्नेश क्यों नहीं था? विघ्नेश नहीं था, विघ्नेश तो ऐसा टांग पिटे हुए थे, तेरे को पता नहीं है क्या? ओहो, टांग से क्या करना था उसको?
लग रहा था वहाँ पहुंच जाता। विघ्नेश का दिमाग भी घुटने में है ना, तेरे को बता तो रखा है। तू वेला है, तू उसको ले जाता स्ट्रेचर पे जिधर उसको जाने का मन। अरे मैं तो डर तेरा इतना जो बेस्ट फ्रेंड बडी है जिसके बिना तेरा पॉडकास्ट ही नहीं निकलता। मैं तो डर से घर पे था ना। बता ना तू क्यों नहीं गया था। रहता है। हाँ, तो बता तू उसकी विघ्नेश- मदद करने क्यों नहीं गया था। विघ्नेश हमें कमेंट्स में सच बताओ तुम इन्वॉल्व थे कि नहीं। विघ्नेश उस इंटरनेशनल टीम का मेंबर था जो चाइना में गए थे, जिनके साथ हम लोग विघ्नेश मजे लेके आया। उसके बाद he was never the same। तो गाइस हमें बताओ कमेंट्स में कि आपको ये सेंसरशिप वाले चीजों में क्या आपके ओपिनियंस है, वैक्सीन के ऊपर क्या ओपिनियंस है। आपको हमने जो इतनी बड़ी डिस्कशन की, आपको क्या लगा पर्सनली सुन के। वैक्सीन इज गुड, जो किया इन्होंने सही किया, मैंडेट लगा के, जो भी जहां भी जो भी किया, हमें बताओ कमेंट्स में। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस इन द कमेंट। वायरस कहाँ से आया। लाइक वी ऑलरेडी और हम सब डिस्कस करेंगे। मेरे को 6 के 6 कमेंट चाहिए, मैं बता रहा हूँ अभी से। हाँ ठीक चलो है, कर ठीक है दूंगा मैं। भाइयों, यहीं पे अब हम लोग रैप अप करते हैं। एक हाँ, हम लोग रैप अप करते हैं ये कहते हुए कि हम सब लोग बुद्धू लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, मतलब हम सबको नहीं पता, मेरे को हम सबको अगले तो मेरे को 6 बजे फिर आ जाएंगे। तेरा तो भाई सबको ही पता है, तेरा तो पैसे ही तू बात करता है तभी पता चलता है। हाँ, और हम फिर से कुछ भी बकवास करने लग जाएंगे बिकॉज वी आर कुछ भी पॉडकास्ट। सो सलाम, चलो सी यू नेक्स्ट संडे एट 6। वालेकुम अस्सलाम।